हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आगे हमारा सेशन है। आज हम भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कवर करेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे कि हमारी ये सीरीज जो चल रही है यूपीपीसीएस आरबी आरबी में अंतिम बार करके हमने एक नई सीरीज चलाई, जिसमें आपको पहले हिंदी के टॉपिक दिए गए, एग्रीकल्चर का डेटा दिया गया। धीरे धीरे आपको प्रत्येक टॉपिक आएंगे। आपका अभी लास्ट 4-5 दिन है, तो इसमें आप जितना भी क्विक रिविजन के तौर पर बहुत सारी चीजों को कम समय में रिवाइज कर लें, वो आपके लिए बेहतर होता है। उसी सब को ध्यान में रखते हुए हमारी सीरीज चलाई गई अंतिम बार, जिसमें हमारा 2-3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर आता है, जिसमें हम संपूर्ण भारत के भूगोल को कवर करेंगे। जिसमें हम एक प्रारंभिक रूपरेखा के बारे में बात की जाए, तो हम जो कवर करने जा रहे हैं इसमें एक क्विक रिवीजन है कि आप पूरी चीजों का एक मतलब कि यहाँ एक मंच के तौर पर दिया गया है, सभी चीजों को आप रिकॉल कर ले जाए अंतिम समय में। भारत के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, श्रेणियां आएंगी, दर्रे आएंगे, घाटियां आएंगी, ग्लेशियर आएंगे, झीलें, गर्म झरने, अपवाह तत्व, प्रमुख जलप्रपात, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां, भारत के सामान्य पर्यटन, स्थिति विस्तार, भारत की कृषि, सिंचाई, नहरें, खनिज संसाधन, उपभोग, परिवहन, जनगणना, जनजाति और भाषाएं। तो ये हमारा पूरा प्रारूपिक रूपरेखा होगा। इस प्रारूपिक रूपरेखा को हम पूरा मैप के माध्यम से अच्छे से एक एक करके पूरी चीजों का रिवाइजन करेंगे। तो ये हमारी प्रारूपिक रूपरेखा है। इसी रूपरेखा को ध्यान में रख के इस तरीके से कवर किया जाए कि आपको पूरा प्रॉपर मैपिंग बनाई गई है। मैप के अकॉर्डिंग आपको पूरी चीजें समझाने की कोशिश की गई है। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल में। पहला जो हमारा आता है सामान्य मतलब जानकारी को पढ़ते हैं कि भारत में कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और धीरे धीरे करके पूरी चीजों को रिवाइज करेंगे। तो आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि ये रहे कि हम आपके लिए और भी इस तरीके की कम से कम समय में कवर होने वाले सभी टॉपिक को कवर करा सके और जल्दी से जल्दी ये वीडियो डालने की कोशिश रहे हमारी। तो आप जितना लाइक करेंगे, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, देखेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा। उसको हम आपको उसी तरीके से वीडियो और जल्दी जल्दी लाइक, ताकि आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सके। तो हम सबसे पहले भारत के सामान्य परिचय की, क्योंकि हम भारत को पढ़ने जा रहे हैं, मैं तो ये तो पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने आते हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। जिसमें 28 राज्यों का एक कोई रीजन के तौर पर देखा जाए, तो इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मिजोरम आदि। ये इन सबकी अवस्थिति है कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है। जैसे यहाँ पर लद्दाख आता है, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी आते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की ओर चले तो यहाँ पर सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आदि। इस तरीके से भारत के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आता है? जैसे कि आपका लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आपका दमन एवं दीव, नागर हवेली है, जिसको मर्ज करके आपका एक कर दिया गया। पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत की एक प्रारूपिक रूपरेखा को जाना। अब चलते हैं भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में कि भारत की जो सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। जैसे कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कितनी है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम में गुजरती है। तो कहाँ पर गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर भारत की ये रेखा गुजरती है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य जैसे आता है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सर्वाधिक सीमाओं से लगा वाला राज्य कौन सा आता है आपका? उत्तर प्रदेश। जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ के लिए, उसी स्टेट में ही आपके सर्वाधिक राज्य कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और यूटी कौन सा आता है? दिल्ली आपका यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के तौर पर आता है। तो फिर से रिवाइज करेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आदि। अब आते हैं हम नेक्स्ट नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आता है। फिर आते हैं बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कौन कौन से आते हैं? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती।
पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें 3 राज्य कौन-कौन से हैं? आपका राजस्थान, गुजरात और पंजाब आते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में आपका जम्मू-कश्मीर और लद्दाख है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन की सीमा लगती है, जो कि इंटरनेशनल सीमा रेखा से जुड़ी। सिक्किम की सीमा में आपका नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य और केवल उत्तर पूर्व में असम एवं मिजोरम से जुड़ा हुआ जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? आपका त्रिपुरा होता है। आप मैप को दिखा मतलब कि अपना मैप निकालेंगे तो उसमें देखेंगे और उस अवस्थिति को आप लोकेट भी करते जाएंगे तो आपके लिए इसमें बेनिफिट होगा। अब आते हैं संकोच नदी। संकोच नदी क्या होती है? वो आपकी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। कौन सी नदी होती है कि संकोच नदी? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो आते हैं कन्याकुमारी, मालदीव और भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा होती है जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। तो आप जब नीचे की ओर जाएंगे रामेश्वरम के निकट तो वहां धनुषकोडी पे मिलेगा और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच में समुद्र में डूबी एक प्रवाल द्वीप है जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज जिसको कहा जाता है। अब आते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत बात करें तो इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट देख लेते हैं। तो स्थिति एवं विस्तार में बात करें तो फिर भारत की भौगोलिक स्थिति जैसे कि पृथ्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मानक समय रेखा जो आती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है और 5 राज्य आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश आता है। कर्क रेखा जो है भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा में कौन आता है? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरीके से आपके 8 राज्य होते हैं और ये आपकी जो मानक रेखा है वह यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश से होकर आपकी ये मानक रेखा जाती है। तो इस तरीके से ऊपर से यहाँ से आपकी मानक रेखा जाती है, ये यहाँ से मानक रेखा जाती है और यहाँ से आपकी जो जाती है वो क्या जाती है? कर्क रेखा यहाँ से होकर जाती है। तो इस तरीके से कर्क रेखा ये आपकी होकर जाती है। तो ये आपके 8 राज्य यहाँ पर और यहाँ पर 5 राज्य हो गए। तो इस तरीके से हमने मानक रेखा और कर्क रेखा के बारे में जाना। अब यहाँ पर हम उसकी लंबाई के बारे में देखें तो लंबाई क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर। जब हम ईस्ट से यानी कि ईस्ट से ये आपका ईस्ट हुआ और यहाँ पर वेस्ट हुआ। ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो 2933 किलोमीटर आती है। फिर हम नॉर्थ से साउथ की ओर जब जाते हैं तो कितना आती है? 3214 आती है। जब नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं तो 3214 किलोमीटर आती है। तो इस तरीके से आती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का? भौगोलिक क्षेत्रफल जो आता है 29,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है और इसमें रैंक जो आती है सभी देशों में भारत की रैंक 7th नंबर की आती है। अब यहाँ पर स्थलीय सीमा जो आती है यहाँ की भारत की वो आती है 15,200 यानी कि स्थलीय सीमा कितनी आएगी? 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ की कुल तटीय सीमा पहले 7515 यानी कि 7516 के करीब थी। अभी जो 1970 के अकॉर्डिंग जो डेटा था जो 2023-24 में इसको चेंज किया गया और 11,098 हो गई है। तो अभी आपका जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपने तटीय रेखा में 11,098 ही आपको लिखना है। अब आते हैं हम आगे की ओर। तो चलते हैं दूरस्थ बिंदु की ओर। तो भारत का दूरस्थ बिंदु जो आता है वो कौन सा है? दक्षिणी बिंदु वो आता है इंदिरा पॉइंट और दूसरा आता है जो कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार गेट में स्थित है यानी कि अंडमान निकोबार में बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है जिसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। अब आते हैं सीमावर्ती देश जैसे कि कौन से देश की सीमा है? जैसे कि आपका ये हमने अभी देख लिया है सीमावर्ती देशों के बारे में। अब आते हैं हम आगे की ओर सीमा रेखा के बारे में। सीमा रेखा के अंतर्गत जैसे कि आपकी आती है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। डूरन लाइन जो होती है भारत और अफगानिस्तान मैकमोहन सीमा रेखा जो आती है भारत और चीन के मध्य और पाक जलमंडल जो आता है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी सीमा रेखा है जो इन में विभाजित की गई। अब आते हैं हम नामकरण को लेकर कि भारत के नामकरण जैसे कि भारत जो वर्तमान में भारत बोलते हैं तो इसका नाम कब से पड़ा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो भारत का एक महान देश है। यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति उतनी पुरानी है जितनी की मानव उत्पत्ति। जिस तरीके से इसका प्राचीन नाम जो आता है वो आर्यावर्त आता है और राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष पड़ता है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी होता है और यहाँ पर पर्सिया यानी कि आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया और वे लोग यहाँ क्या करते थे? सा को हा कहकर उच्चारण करते। सा का उच्चारण किसमें होता था? हा में होता था। और वे सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जाने जाते थे। उसी ये नाम पर या इसी आधार पर देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया।
ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग करते थे। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत की जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के इंडो से हुई है। तो इस तरीके से भारत के नामकरण को लेकर है, जो भारत को इंडिया और भारत बोला जाता है, तो इस तरीके से भारत का नाम आया, जो कि एक प्रेजेंट में देखने को मिलता है। अब आते हैं भारत की तटरेखा के बारे में। जैसे कि आपके पहले 7516 हुआ करते थे, जो 1970 के अकॉर्डिंग था, और अभी तक हमने यही याद किया। लेकिन प्रेजेंट में कितनी हो गई है? 11,098 यहाँ की जो तटरेखा है वो। तो जान लेते हैं कितने राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल आपके जो राज्यों में आते हैं, तो 9 तो राज्य पहले भी थे और अभी भी है, लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने आते हैं? 4 आते हैं। और कौन से आते हैं? जैसे कि राज्य में आपका आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल है। तो इस तरीके से ये आपके राज्य आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। तो इस तरीके से ये तटरेखा संदर्भत थे ये राज्य आते हैं। अब आते हैं कि यहाँ नई पद्धतियों के कारण ये जो हमारी तटरेखा है, पहले तो 7516 हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 11,098 कर दी गई है। तो ये इसके अंतर्गत है। यहाँ पर गुजरात और बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है, जबकि पुदुचेरी की जो रेखा रही है वो सिकुड़ गई। क्या हुआ है? पुदुचेरी की रेखा सिकुड़ गई है, लेकिन यहाँ पर गुजरात और बंगाल में यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि रेखा देखने को मिली हुई है। तो इस तरीके से ये आता है। गुजरात की तटरेखा के बारे में बात किया जाए, तो गुजरात जो है वह 1970 में 1214 किलोमीटर हुआ करता था, और 2023 में 40 किलोमीटर है, और इसमें वृद्धि जो आती है वो 93% यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि तटरेखा में देखी जाती है। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पर 1970 में 157 किलोमीटर हुआ करती थी, जो प्रेजेंट में 721 किलोमीटर हो गई है, जो टोटल 357% की वृद्धि को इसमें संदर्भित करता है। तमिलनाडु की ओर चला जाए, तो यहाँ पर 906 किलोमीटर से 10,1068 किलोमीटर हो गई है। आंध्र प्रदेश में 1,053 किलोमीटर, जो तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। पुदुचेरी जो आती है 4.9 किलोमीटर, जबकि केराकत, यमन, माहे सहित आती है, और जो भी समुद्री तट इसमें 10.4% घटा हुआ है। केरल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर केरल की 30 किलोमीटर प्रति मतलब की किलोमीटर की जो 5% से जो वृद्धि रही है, जो सबसे कम वृद्धि देखने को मिली। तो इस तरीके से हमारे राज्य जिसमें कहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, कहाँ पर कम हुई, तो इसके बारे में पूरा डेटा दे दिया। अब चलते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। तो भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत बात किया जाए, तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल कितना आता है? 10.7% यहाँ का क्षेत्रफल यहाँ पर पर्वत श्रेणियां के रूप में, और जिनकी ऊंचाई कितनी आती है समुद्र तल से? 2135 मीटर या उससे अधिक यहाँ के समुद्र तल से ऊंचाई। 305 मीटर से लेकर 2335 मीटर की ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां है, वो 18.6% भाग को फैली हुई है, और 4.43% भूभाग पर एक विस्तृत मैदान का इनका विस्तार पाया जाता है। जो देश के कितना 10.7% पर्वत श्रेणियां, ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां, जहां पर 18.6% की भूभाग पर फैली है, और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान पाया जाता है। तो इस तरीके से इनका ये पूरा परसेंटाइल है। अब जानते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पर हमने मैप के माध्यम से आपको बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो बाद में और थोड़ा देखेंगे, जैसे कि हमने इस तरीके से बनाया है। इसके बाद हमने इनका सीक्वेंस लिया है। तो सबसे पहले हम इनका मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि हम पामीर के पठार की ओर चलते हैं। पामीर का पठार जो आता है हमारा ऊपर है, तो यहाँ पर एक श्रेणी इसकी आती है हिंदू को श्रेणी, और दूसरी आती है कुर्नूल श्रेणी, यानी कि ये जो है अफगानिस्तान की ओर जाती है, तो ये आपकी कुर्नूल श्रेणी चाइना की तरफ जाती है। यहाँ सबसे ऊपर आपकी आती है केटू, यानी कि केटू गार्डवेन आस्तीन, जो कि आपके 8,611 मीटर की दूरी पर है, मतलब कितना इसकी ऊंचाई। काराकोरम आती है उसके नीचे, फिर आते हैं लद्दाख, और इसके बाद आता है जोस्कसगढ़। तो इस तरीके से पर्वत श्रेणियों का सिक्वेंस। यहाँ पर आपकी पीरपंजल आती है, यहाँ पर धौलाधर आती है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहाँ हम सबसे ऊपर देखते हैं, तो यहाँ आपका ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, मध्य बृहद हिमालय, जिसे कहा जाता है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और आपका शिवालिक आता है। तो इस तरीके से आपका 4 तरीके से डिवाइडेड है, जिसको अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। इन पर्वत श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी, जैसे कि यहाँ पर जोस्करी यहाँ पर हो गई, कैलाश पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर। यहाँ हम जैसे उत्तराखंड की ओर चलते हैं, तो कामेर, त्रिशूल, गंगा देवी उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। फिर हम आते हैं नेपाल की ओर, तो नेपाल में कौन कौन सी है? धौलागिरा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू आती है। फिर यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट की ओर चले, तो यहाँ सिक्किम में आपकी आती है कंचनजंगा, जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित एक है कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो बात की जाए, तो इसमें कौन कौन सी आती है? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी आती है। कौन कौन सी? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी आती है। पटकाई में यहाँ पर आती है। यहाँ नागा है पहाड़ी, जो कि आपकी नागालैंड में नागा पहाड़ी, मीसो पहाड़ी आती है यहाँ पर नीचे को, तो सही पहाड़ी है। यहाँ पर असम में आपकी बैरल पहाड़ी देखने को मिलती है, और मेघालय में आपकी गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियां आती है।
यहाँ पर ये आपका म्यांमार का अराकानियोमा आता है, जो इस तरीके से यहाँ संदर्भ है। यहाँ चलते हैं राजस्थान की ओर, तो राजस्थान का जो उच्चतम शिखर आता है कुंभलगढ़, कौन सा होता है? सुकुमारगढ़। थार रेगिस्तान है, जहां पर अरावली पर्वत श्रेणी है। गुरु शिखर यहाँ पर 1722 मीटर पर आता है। यहाँ पर आपका मध्य भारत का पठार आता है, यहाँ मालवा का पठार, यहाँ ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी यहाँ पर आती है आपकी। कैमूर पर्वत श्रेणी, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान पहाड़ियां। यहाँ ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाई गई है, मतलब थोड़ा सा लोकेशन में मिसमैच है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। आप मैप में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको कहाँ पर कौन सा प्लेटो है, कहाँ पर क्या है, तो उसको डिटेल में जानेंगे ही। लेकिन इसको वेब के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर इनकी अवस्थित है। जैसे कि गुजरात की ओर चला जाए, तो गुजरात में आता है आपका बड़दा, मांडव, काठियावाड़, प्रायद्वीप और गिर यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं कि ये आपकी महादेव पर्वत श्रेणी है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर आपका मलयगिरी आता है, यहाँ पर उत्तरी सरकारी अराकोन अरोया वरना आता है, और ये उड़ीसा में स्थित है। और ये महानंदगिरी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फिर यहाँ पर आते हैं आप राजस्थान महाराष्ट्र में, जहाँ पर हरिश्चंद्र सतमाला श्रेणी और आपकी थालघाट घोरघाट आते हैं, यहीं पर अजंता की पहाड़ियां हैं। और यहाँ आपका मध्य प्रदेश में नीचे की ओर ग्वालियर और बालाघाट आता है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का पठार है, फिर नीचे की ओर चलते हैं तो दक्षिण भारत का पठार है, यहीं पर आपका बाबा बुदन की पर्वत श्रेणियां आती है, जहां पर आपकी महाबलेश्वर की जो पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंची है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी आती है कलसुबाई, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में आपकी आती है महाबलेश्वर। फिर यहाँ पर आते हैं हम आगे इस साइड की ओर, मतलब कि आपके ईस्ट की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आती है नन्नामलाई पर्वत श्रेणी और आपकी बेलीकोंडा। नन्नामलाई पर्वत श्रेणी और बेलीकोंडा कहाँ पर है आपकी? आंध्र प्रदेश में आती है। जावेदी, सेबराई, पंचमलाई और पाली, ये सभी आपकी तमिलनाडु में आती है। इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि दक्षिण से उत्तर का क्रम लगाइए या उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए। तो आप जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो नन्नामलाई और बेलीकोंडा आता है, और यहाँ पर तमिलनाडु में जावेदी, सेबराय, पंचमलाई, पाली आती है। इस तरीके से फिर आते हैं हम यहाँ पर सतमाला पर्वत, कैमूर पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पीपंजाल पहाड़ी आदि, इस तरीके से। यहाँ पर आती है नीलगिरी पहाड़ियां, जो कि पालघाट में यहाँ केरल में यहाँ पर स्थित है। यहाँ कोडगम यानी कि इलायची की पहाड़ी मिलती है। अनायमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो देखने को मिलती है। महेंद्रगिरी भारत की दक्षिण पर चोटी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी आती है 2637 मीटर की ऊंचाई पर दूटा बेटा आता है। इस तरीके से इन सबकी पर्वत श्रेणियों की अवस्थिति को हमने मोटा मोटी तौर पर जाना। आप चलते हैं मांग की ओर, जिसमें हम ऊंचाई के क्रम के आधार पर जान लेते हैं तो किसकी ऊंचाई सर्वाधिक है और कितनी कौन सी चोटी जो है वह किस राज्य में स्थित है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय, हिमालय में क्या है? हिमालय जो आता है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कहाँ पर स्थित है? आपकी नेपाल में स्थित है। कितनी है? 8,848 मीटर है। थोड़ा बहुत एक आध डिजिट का डिफरेंस होगा, पर ना आपने मैंने जो एक्यूरेट करके दी गई वो आपकी सही है। अगर आपको लगता है तो आप एक बार, मतलब थोड़ा बहुत एक्यूरेट, मतलब कि एक आध डिजिट आपका मिसमैच हो सकता है, बट मैंने आपका लेटेस्ट डेटा लिया है और लेटेस्ट डेटा के साथ ऑथेंटिक डेटा ही लिया है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो आता है 8,597 मीटर, वो सिक्किम भारत में है। मकालू जो आता है वो 8,481 मीटर, जो कि नेपाल में है। धौलागिरी जो आता है वो 8,167 मीटर होती है, जो नेपाल में है। नंगा पर्वत आपका 8,126 मीटर है, जो भारत के पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ग्रेशियर फोम आता है पाकिस्तान और चीन में। नंदा देवी उत्तराखंड भारत में। राकापोशी जो आता है पाकिस्तान में। कामेत उत्तराखंड भारत में, और त्रिशूल जो आती है उत्तराखंड में आता है। तो इस तरीके से पर्वत श्रेणियां और इनकी कितनी मीटर की ऊंचाई है, इन सब के बारे में दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार। अभी तो हमने भौतिक विभाजन देखा, लेकिन कई बार क्या होता है प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर विभाजन पूछ लिया जाता है। तो ये जो नदियों के आधार पर विभाजन है वह सिडनी और राठौर द्वारा दिया जाता है, जिनके द्वारा आपको पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय की ओर चलते हैं। तो पंजाब हिमालय की ओर चलते हैं, जहां पर ये पंजाब हिमालय को सिंधु से सतलज के बीच में इसे डिवाइड किया गया, जिसकी लंबाई होती है 560 किलोमीटर। यहाँ की लंबाई होती है, जिसमें कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय आता है। कौन कौन से हिमालय? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। हुमायूं हिमालय की ओर चला जाए तो हुमायूं हिमालय में आपका सतलज से काली तक आता है, काली नदी तक आता है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, जो सबसे छोटा है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर नंदा देवी आती है। फिर आते हैं नेपाल हिमालय की ओर, जो कि काली से पिस्ता के बीच होता है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर और यह सबसे लंबा है, जिसमें आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू आता है। असम हिमालय की ओर चला जाए तो इसमें तिस्ता से तेहाग आता है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है, जिसमें कुला, कांगड़ी, क्रमचा, बरवा आते हैं। तो इस तरीके से हिमालय पंजाब, हुमायूं, नेपाल, असम, जिसमें पंजाब आता है सिंधु सतलज, हुमायूं सतलज काली,
नेपाल काली पिस्ता और असम आपका पिस्ता देहात। फिर आते हैं हिमालय की प्रादेशिक विभाजन, इस तरीके से हम जान लिया। अब आते हैं भारत के भू आकृतिक विभाग के अंतर्गत। भू आकृतिक विभागों के अंतर्गत हिमालय को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से भू आकृतिक विभाग, जैसे कि आप उत्तर की ओर देखते हैं तो उत्तर का पर्वतीय मैदान, जब नीचे की ओर आते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार आते हैं, बीच में आते हैं तो उत्तर भारत का विशाल मैदान देखते हैं, और तटवर्ती क्षेत्रों में हम दो तटवर्ती क्षेत्र देखते हैं और दो आपके तटीय द्वीपीय देशों को देखते हैं। तो जैसे कि आपको उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर क्या आता है आपका, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या आती है आपका ट्रांस हिमालय आता है, हिमाद्री आता है और हिमाचल श्रेणी शिवालिक आता है। तो इस तरीके से ये आपका इनमें ये अलग अलग अवस्थिति में इन सबको दिखाएगा। फिर चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की ओर चलते हैं तो कुछ प्रमुख पठार, ये आपके पूरे पठार आते हैं, ये आपका पठारी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर पश्चिमी पठार और यहाँ पर पूर्वी पठार भी आता है। तो इस तरीके से यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आते हैं, तो ये आपके दोनों इस तरीके से, और ये आपके पठार। फिर हम जब उत्तर भारत के मैदान, यानी कि ये हमारा मैदानी क्षेत्र है, इस वाले मैदानी क्षेत्र में चलते हैं तो क्या आता है, यहाँ भाबर क्षेत्र देखने को मिलता है, तराई, बांगर और भादर देखने को मिलता है। तटवर्ती क्षेत्र की ओर चलते हैं तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान होता है, यहाँ पूर्वी तटीय मैदान। फिर आते हैं हम द्वीपीय क्षेत्र की ओर। तो द्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है और यहाँ पर लक्षद्वीप होता है। तो इस तरीके से आपका जो भारत को विभाजित किया गया है, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया। उत्तर का पर्वतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग होता है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, बताया गया। अब एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर की पर्वतीय पर्वत श्रेणी की, जो 4 समानांतर श्रेणियां हैं, जो हमने यहाँ पर ये हमारी 4 समानांतर श्रेणियां देखने को मिलती है, जैसे ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो इन जो 4 पर्वत श्रेणियां, उनका क्या क्रम है, कौन सी पर्वत श्रेणी किसको विभाजित करती है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों पर कौन सी पर्वत श्रेणियां, यानी कि आपकी कौन सी उच्चतम बिंदु है, उन सभी के बारे में जानते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट हो। ट्रांस हिमालय के बारे में बात की जाए तो इसका निर्माण कब होता है, हिमालय से पहले हुआ है। यानी कि ट्रांस हिमालय एक ऐसा पर्वत श्रृंखला है जहां पर इसका निर्माण हिमालय से पहले होता है। इससे संबंधित जो श्रेणी आती है, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर आती है। यहाँ पर पश्चिमी हिमालय काराकोरम की सर्वाधिक ऊंची चोटी गार्डवन आस्टेन, यानी कि केटू गार्डवन आस्टेन को भी। यहाँ इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर की ऊंची होती है। और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, मतलब कि ये होता है कि आपको बृहद हिमालय से ट्रांस हिमालय को जो मतलब कि जो अलग करती है वो कौन सी रेखा है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन तो पता होना चाहिए ना, कि अगर यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर आपका हिमालय, मध्य हिमालय आता है, मध्य हिमालय से लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय से शिवालिक है, तो हम कैसे इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा, मतलब कि कहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय फिनिश हो रहा है, कहाँ पर आपका लघु हिमालय फिनिश हो रहा है। तो इसके लिए आपके लिए एक रेखा को डिवाइड करके दिया जाता है। तो रेखा जो आती है आपकी सचर जोन, यानी कि सांग को सचर जोन होता है, ये आपका मतलब कि नाम पूछ लिया जाता है। तो जो आपकी ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग करती है उसे इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। तो इंडो सांगपो सचर जोन जो आती है वो ट्रांस हिमालय को इस रेखा से अलग करती है, बृहद हिमालय से अलग करती है। फिर आते हैं हम हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी रेखाओं के बारे में, क्योंकि हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च बृहद हिमालय। यहाँ पर हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो आती है वो उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है, कंचनजंगा 8,551, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामदेव, कमचावरवा आदि आती है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय जो आता है वो लघु हिमालय में मेन सेंट्रल क्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो कैसा है लघु हिमालय से, किस तरीके से अलग हो रहा है, ये आपका ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। तो आपका बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल क्रस्ट के द्वारा अलग होता है। फिर आते हैं हिमाचल श्रेणी या लघु मध्य हिमालय की बात। ये जो श्रेणी आती है इसके अंतर्गत बात किया जाए तो इसमें आपकी पर्वत श्रेणी होती है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग, रेवा और महाभारत पर्वत श्रेणियां आती है। जैसे बृहद एवं लघु हिमालय की मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां मिलती हैं। यहाँ पर अल्पाइन चराइगढ़ भी स्थित है। कश्मीर घाटी में मर्ग, यानी कि गुलमर्ग और सोनमर्ग को उत्तराखंड में बुग्याल और पहाड़ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी हिमाचल श्रेणी या लघु मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। लघु मध्य हिमालय यानी कि जो हिमालय है यहाँ पर मैन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, और समुद्री जीव जंतुओं के लिए जीवाश्म में यहाँ पर प्राप्ति होती है। अब आते हैं चौथे हिमालय यानी कि शिवालिक अर्थात निम्न अपाय हिमालय की ओर, जिसका निर्माण होता है वह सेनोजोइक या प्लेयोजोइक युग में होता है। हिमालय का नवीनतम भाग होता है जो शिवालिक को लघु हिमालय की कई घाटियां होती है, जैसे कि काठमांडू घाटी आदि। शिवालिक का निचला भाग होता है जिसे तराई या दलदली क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, वनाच्छादन, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होगा और आप जहाँ पैदावार ज्यादा होती है तो वहां पर वन भी देखने को।
तराई के दक्षिणी भाग में तटबृहद सीमावर्ती खंड मिलते हैं जो कश्मीर से असम की ओर विस्तृत है और यहाँ पर श्रेणियां जो आती है वो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है जहाँ पर मानव सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये चारों हिमालय के बारे में हमने एक डिफ्रेंसिएशन को जाना। जैसे कि आपके जो क्वेश्चन का एक प्रारूप होता है वो आता है कि आपका नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, या ईस्ट से वेस्ट की ओर, या वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो हम नॉर्थ से साउथ की ओर पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करें तो इसमें एक डेमो के तौर पर है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, चौस्कर और धौलाधर आता है। वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट में धौलाधर आती है, फिर अन्नपूर्णा आती है, एवरेस्ट आती है, कंचनजंगा। तो इस तरीके से आती है। हिमालय का पर्यायवाची जो आता है वो मध्य हिमालय का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से आती है। अब आते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार को। हमने एक पहला जो इसका प्रारूप था उसको पढ़ लिया, आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान कवर किया। अब चलती है प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की ओर चला जाए तो उसमें आता है कि यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक भाग होता है जो त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण क्रिटेशियस युग में होता है और यह अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महापर्वत में होता है। इसकी उत्तरी सीमा में जो आपकी मतलब जो पठार में आती है वो आती है अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियां आती है। और यहाँ पर गुरु शिखर जो आता है वो आपका अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है जिसकी अनुमानित आयु 600 से 570 मिलियन वर्ष होती है, जिसे रेजुडियर पर्वतीय अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण कहा जाता है। अब आते हैं मध्य भारत के पठार। यहाँ पर हमारा मध्य भारत का पठार आता है, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार, और यहाँ छोटा नागपुर या मालवा का पठार, और ये आपका दंडकारण्य पठार है। यहाँ तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और रायलसीमा का पठार आता है। और यहाँ आपका शिलांग का पठार आता है जहाँ मेघालय की पहाड़ियां हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघालय के पठार में प्रायद्वीपीय भारत की ये खंड है, मतलब कि ये किसका खंड है। तो ये आपके प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत शिलांग का पठार आता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार आते हैं। मध्य प्रदेश में जो पठारों की अवस्थिति देखी जाए तो इसमें मालवा, बैतूल, बुंदेलखंड का पठार आता है। कौन कौन से आते हैं? मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है और आपका बैतूल का पठार आता है। तो ये आते हैं। बुंदेलखंड का जो पठार, बघेलखंड, सॉरी, इसमें बघेलखंड यानी कि मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार आता है वो आपका यूपी में भी है और एमपी में भी है। दंडकारण्य पठार जो आपका आता है वो कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। रायलसीमा का जो पठार आता है वो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आता है। तेलंगाना का जो पठार आता है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। शिलांग का पठार आपका मेघालय में आता है और हजारीबाग या छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में आता है। दंडकारण्य क्षेत्र जो आता है ये आपका, उसकी अवस्थिति देखी जाए तो यहाँ पर मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आते हैं जो भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में अवस्थित। यहाँ पर आपका जैसे कि ये पूर्वी तट, यहाँ आपका पूर्वी घाट आता है और यहाँ आपका पश्चिमी घाट आता है। पूर्वी घाट जो आता है यहाँ ये उत्तरी सरकार यानी कि उत्तरी भाग से आता है और यहाँ दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी यानी कि जावेदी सीमा तक स्थित है। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट जो आता है वो ताप्ती मुहाने से लेकर यहाँ कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इस तरीके से ये आपका आता है। यहाँ पर जो उत्तरी सरकार का जो उत्तरी भाग आता है, यहाँ पूर्वी घाट में कुछ मध्य कडप्पा, यहाँ पर कुछ मतलब पर्वत श्रेणियां आती है मध्य कडप्पा के अंतर्गत, जिसमें आपकी पर्वत श्रेणियों के नाम आते हैं जैसे कि आपकी नल्ला मल्ला, पालीकोंडा, एरोमल्ला, बेलीकोंडा, नल्ला मल्ला, पालीकोंडा, एरोकोंडा, बेलीकोंडा, ये प्रमुख पर्वत कडप्पा ये पर्वत श्रेणियां हैं जिनका सुखमय हिसाब से पूछ रहा है। दक्षिण तमिलनाडु पहाड़ी में कौन सी आती है? जावेदी सेवराय, तो ये प्रमुख पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। तो हमने ये प्रायद्वीपीय पठार की अवस्थिति के बारे में जाना। अब चलते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की ओर, जिसमें आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान और मैदान के 4 भाग दिए गए। तो चलिए देखते हैं, इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मैप बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत आपका आता है पहले नंबर यहाँ ऊपर हिमालय। हिमालय से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। जैसे कि हमने जो 4 पर्वत श्रेणी देखी तो उसके नीचे के हिस्से को होता है, हमने पहले उस हिमालय से वहां तक का हिस्सा देखा, पर उससे नीचे की ओर जिस तरीके का सिक्वेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत यानी कि शिवालिक की तलहटी में, जिसे हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश भी कहते हैं, यानी कि हिमालय की पर्वत पदीय मतलब की जो सबसे नीचे से जिस शिवालिक श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं भावर प्रदेश में, उसके बाद देखते हैं हम तराई क्षेत्र को, फिर बागर क्षेत्र को, फिर खाड़ा क्षेत्र। तो यहाँ भावर क्षेत्र जो होता है वहां क्या होते हैं, इस तरीके की अवस्थिति देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ कंकड़ पत्थर बजरी के अधिकतर। तराई क्षेत्र जो आता है सेकंड नंबर पर आता है, जहां पर प्राय दलदली क्षेत्र होता है, घने वन होते हैं और जैव विविधता के भंडार देखने को मिलते हैं। बांगर क्षेत्र आता है जहां पर मैदानी भागों में उच्च भाग कंकड़ रेत की अधिक मात्रा होती है। और खादर क्षेत्र जो आता है जहां हर वर्ष नई उर्वर मिट्टी होती है। डेल्टा प्रदेश होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र।
भाबर क्षेत्र जहाँ पर कंकड़ पत्थर बजरी की अधिकता है, तराई क्षेत्र जहाँ पर प्राय दलदली और घने वन और जैव विविधता के भंडार देखने को मिलते हैं, भागगढ़ क्षेत्र जहाँ पर मैदानी भागों का उच्च भाग कंकड़ रेत और की अधिक मात्रा है, और खादर क्षेत्र जहाँ पर हर वर्ष नई उर्वरक मिट्टी होती है और डेल्टा प्रदेश होता है। तो इस तरीके से हिमालय के हमने पर्वतीय मतलब की मैदानी क्षेत्र को जाना। अब चलते हैं तटवर्ती क्षेत्र को। तटवर्ती क्षेत्र की ओर चला जाए तो इसका निर्माण जो होता है वह सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुई। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में, जैसे कि पूर्वी घाट में आपको उत्तरी सरकार का तट आता है, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट तक इसका विस्तार। उत्तरी सरकार के तट जो आपका आता है, जहां पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है, जिसे उत्तरी सरकार के तट को उत्कल तट या कलिंग तट भी कहा जाता है। जब हम वेस्ट की ओर मतलब की पश्चिमी तटीय क्षेत्र की ओर चलते हैं, तो यहाँ गुजरात से लेकर एक हिमालयन द्वीप तक, यहाँ इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका एक पार्ट जो गुजरात से गोवा तक का पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोंकण। गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण क्षेत्र कहते हैं। गोवा से कर्नाटक तक के क्षेत्र को मैंगलोर का यानी कि कन्नड़ क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ कर्नाटक से मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे कोंकण के तौर पर याद कर सकते हैं, जिसमें कोंकण कोम मतलब की कोंकण और का मतलब की आपका ये आएगा कन्नड़ तक, एम मतलब मालाबार। तो इस तरीके से इनका ये कोंकण का ये पूरा मतलब की सिक्वेंस है, जिसको आपको आसानी से याद हो जाए। अब चलते हैं द्वीपीय भाग में। द्वीपीय भाग में आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो द्वीपीय भाग ये आते हैं। तो भारत की तटरेखा के बारे में पहले देख लेते हैं कि कैसे कि आपकी जो 11,098 प्रेजेंट में है ना, 11,098 है, और औसत समुद्र से इसकी ऊंचाई कहाँ पर है? चेन्नई तट पर है। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 किलोमीटर, 12 जो नॉटिकल मील आता है, 12 नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील होता है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तटरेखा 75 से 16.6 जो पहले हुआ करती थी, अभी प्रेजेंट में 11,098 है। सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य है। तटरेखा में लंबे राज्य 9 है, और सर्वाधिक तटीय प्रदेश जो होता है वो लहरों से हो। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का नाम हिंद महासागर आता है। अब आती है द्वीप समूह, जिसमें बंगाल की खाड़ी और द्वीप समूह आते हैं, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या आती है? पोर्ट ब्लेयर आती है, और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित या बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जहां पर बेरन द्वीप जो का उद्गम जो ज्वालामुखी यहाँ पर आपका बेरन द्वीप ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वाला। सर्वोच्च शिखर जो आता है यहाँ पर पलियार शिखर है, जो कि सेंट्रल पीक में स्थित है, और ये उत्तरी अंडमान लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, और कोको जलमार्ग से म्यांमार के कोको द्वीप से अलग कर दिया है, जहां चीन का एक निगरानी तंत्र इसमें लगाया गया है। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ के सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में, और यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोटा अंडमान एवं कारकपुर में विभाजित करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो आता है वह पुलिकट झील के समीप होता है, सामग्राम से तो ये शुरू होता है धनुषकोडी के समीप। इस तरीके से ये शुरू होता है। यहाँ पर अंडमान निकोबार की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि आपकी सेंट्रल पीक जो कि आपकी 732 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट थुलिया जो आपकी आती है 642 मीटर की ऊंचाई पर है, और एक ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियावेलो जो आती है 515 की ऊंचाई पर है और मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयो जो आती है 469 में आती है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और माउंट हैरियर 422 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और दक्षिणी अंडमान में आती है। तो इस तरीके से ये आपके आपके शिखर और अवस्थिति आती है। सेंट्रल पीक आपका उत्तरी अंडमान, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, माउंट डियावालो मध्य अंडमान, माउंट कोब दक्षिण अंडमान, माउंट हैरियर दक्षिण अंडमान। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दो आपके दक्षिण अंडमान में है, आपकी माउंट कोब हैरियर, सेंट्रल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, डियावालो जो आती है मध्य अंडमान। अब आते हैं अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में। तो अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में बात करें तो कुछ फैक्चुअल डेटा को पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर अगाती लक्षद्वीप का एक मात्र ज्वाला द्वीप है, जहां पर हवाई अड्डा है। ऑनरेट आज लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल है, जो 4.9 वर्ग किलोमीटर का आता है। मिनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 किलोमीटर आता है। पिटली द्वीप होता है, जो मनुष्य का निवास स्थान नहीं बल्कि यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य पिटली द्वीप में स्थित है। फिर आते हैं हम लक्षद्वीप की ओर, जहां पर अवस्थिति जो होती है वो अरब सागर में है। भारत का प्रवाल द्वीप है। द्वीपों का समूह है, जहां पर 36 द्वीप है और केवल 11 द्वीप की आबादी। लक्षद्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम के भारत में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में 11 डिग्री चैनल को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें उत्तर में अमीनी द्वीप तो दक्षिण में कन्नानौरी द्वीप आता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो आता है वो सालसेट द्वीप है। बेल से उधर द्वीप जो आती है कच्छ की खाड़ी में है। फिर द्वीप जो आता है वो खंबात की खाड़ी में आता है। द्वारका आपका अरब सागर तट में है। द्वीप जो आता है वो काठियावाड़ तट में, और पोरोपुरी क्या निवेश का जो आती है वो कच्छ के रन में, और सरकी विवाद जो है वह भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य में है। तो इस तरीके से ये आपके लक्षद्वीप के बारे में पूरी अवस्थी और सबके बारे में बताया गया है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इसी के अंतर्गत ही
आएगी। तो इस तरीके से हमने लक्षद्वीप के बारे में जाना। अब कुछ प्रमुख जल अंतराल के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि वो चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो आता है वो आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा होता है? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर आता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच आता है। 10 डिग्री चैनल जो आता है वो लघु अंडमान और गाढ़ निकोबार के मध्य आता है। वहां के स्टेट जो आता है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य होता है। ग्रेट चैनल जो आता है वो आपका सुमात्रा, इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य। दक्कन पास जो आता है वो आपका दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य आता है। मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट जो आती है वह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित। तो इस तरीके से आपको ये आपकी अवस्थिति को याद रख लेना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट होती है और आपका इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं हम प्रमुख दर्रों की ओर। पहले हमने अभी पूरा डिटेल जाना, अब एक एक करके दर्रों के बारे में जानेंगे, फिर झीलों के बारे में, उसके आगे चलते हैं। बात करते हैं हम दर्रों के बारे में। तो दर्रों में हमारा सबसे पहले हम इसके दो पोजिशन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे ये प्रमुख दर्रे, यहाँ पर आपके सर्वाधिक दर्रे हैं आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड। ये आपके विभिन्न जगह अलग अलग दर्रे हैं, यहाँ सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, इस तरीके के दर्रे हैं। आपके यहाँ पर महाराष्ट्र में थालघाट और घाट के अंतर्गत आता है और केरल में पालघाट के अंतर्गत आपका एक दर्रा आता है। तो इस तरीके से आपके विभिन्न दर्रे हैं। तो चलिए जानते हैं कि करके प्रत्येक दर्रे के बारे में। सबसे पहले हिमालय के दर्रे में आते हैं हम, हिमालय के दर्रे की ओर। तो आता है लद्दाख। लद्दाख में कौन सा दर्रा आता है? काराकोरम, जो कि आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इस दर्रे से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। फिर आते हैं जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा के बारे में बात करें तो ये जॉस्कर श्रेणी में स्थित है और यह श्रीनगर से लेह का मार्ग इससे गुजरता है। फिर पंजाल में दर्रा आता है, वह गुड़गांव से कोठी जाने का मार्ग इससे होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जहां पर सवामुश रंगेश्वर में सिपकला दर्रा जो आता है वो सिपला से तिब्बत की ओर, और बड़ा लाचा दर्रा जो आता है वो फंडी से लेह जाने का मार्ग इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के प्रमुख हिमालयी क्षेत्र के दर्रे। फिर से रिवाइज करेंगे, लद्दाख में काराकोरम, बोजिल, श्रीनगर से गिलगित। जो जिला आएगा जॉर्जगर श्रेणी में पीर पंजाल, गुड़गांव से कोठी, बनिहाल, जम्मू से श्रीनगर, सिपला, शिमला से तिब्बत, बड़ाला, चाल से लिंक करेंगे। अब आते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, जिसमें आपका थांगला, माना, वे आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, जो कि कुमायूं श्रेणी में स्थित है। और मानसरोवर झील व कैलाश घाटी मार्ग यहाँ से होकर गुजरता है। सिक्किम की ओर चला जाए तो सिक्किम में दो दर्रे आते हैं, नाथला, जयदेवला, जो कि एक व्यापक सामरिक महत्व रखते हो। यहाँ पर दार्जिलिंग और जुम्मे घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इस सिक्किम दर्रे के अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां पर आपका आता है बोमडिला दर्रा, जो कि तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यांगफांग दर्रा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। दिखु या पांगसांग दर्रा, जहां पर अरुणाचल प्रदेश और भारत और म्यांमार की सीमा स्थित है। मणिपुर में चलते हैं, जहां पर तुजु दर्रा आता है, जो कि इम्फाल से ताबू और म्यांमार जाने का मार्ग इससे गुजरता है। महाराष्ट्र में आपका थालघाट और घोलघाट आता है। इस तरीके से केरल और तमिलनाडु के बीच में पालघाट आता है। तो इस तरीके से आपकी प्रमुख दर्रे है, जो विभिन्न जगह से होकर गुजरते हैं। अब आते हैं हम घाटियों के बारे में। पहला इसमें प्रमुख घाटियां आती हैं, जैसे कि कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? धौलाधार और पंजाब के मध्य। नैलाब घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी लद्दाख, जुब्बू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग घाटी सिक्किम में और शांत घाटी आपकी केरल में। तो इस तरीके से ये भारत की प्रमुख घाटियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हिमरेखा एवं हिमनद के बारे में। तो सभी हिमनद दिए गए। हिमनद में सबसे पहले हम काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित, जो आपके लद्दाख में स्थित है, इन हिमनद के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम पूरे हिमनदों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर काराकोरम में पर्वत श्रेणी में स्थित लद्दाख, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, ससाइनी, विश्व व्यास, वाल्टो, चोमोलोंगमा, कोडोपेन और रिमुआर। तो इस तरीके से ये आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी के प्रमुख आपकी हिमनद है। कौन कौन से? सियाचिन, ससाइनी, विश्व व्यापू, वाल्टो, चोमोलोंगा, कोडोपेन, रिमुआर। हिमरेखा या हिमनद के अंतर्गत आती है कि हिमालय में हिमरेखा जो आती है 43 से 6000 मीटर की दूर में है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन आता है। चोरावाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में और मंदाकिनी नदी के उद्गम होता है। मिलाप हिमनद जो आता है वो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में गौरी गंगा नदी यहाँ से निकलती है। सियाचिन हिमनद जो आता है वो घुमरा घाटी के उत्तर में है और यहाँ से चपरा नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद जो आता है गंगोत्री उत्तराखंड में। पिंडारी हिमनद जो आता है आपको उत्तराखंड में। बंदरपूछ हिमनद जो आता है यमुना नदी उत्तराखंड में आता है। बारासिकरी आपका चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश। शौना पानी ग्लेशियर आपका हिमाचल प्रदेश। जैमू नदी जो आती है, जैमू हिमनद जो आता है पिस्ता नदी सिक्किम में स्थित है।
केफांग ग्लेशियर जो पाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके पूरे भारत है। अब क्या होता है कि आपका लंबाई के अनुसार आपका घटनाक्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ लिया जाता है और दक्षिण से उत्तर की ओर कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। तो लंबाई का घटनाक्रम के आधार पर इसमें एक तरीके से देखा जाए तो बेस पर पहले आता है, फिर व्यापक, फिर दागदो, सोना पानी और 12 सिगरी। तो इस तरीके से लंबाई का घटनाक्रम। लद्दाख की हिम्मत के बारे में बात की जाए तो इसमें रिनू, कुनमान, गीपल, तियामीर यहाँ की लद्दाख की प्रमुख हिम्मत आती है। अब चलते हैं हम अफवाह तंत्र की ओर। यहाँ पर हमने हिम्मत, दर्रे, घाटियां और आपके पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जाना। अब अफवाह क्षेत्र की ओर चला जाए तो अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमारे आते हैं पहले नंबर पर कुछ नदियां होती है पूर्ववर्ती नदियां, कुछ होती है अनुवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती पूर्वानुवर्ती अफवाह तंत्र जो आता है वो एक तरीके से पुराना मार्ग फॉलो करने वाला होता है, जहां पर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि अनुवर्ती नदियों में जो भाग के अनुसार होता है, इसमें बेतवा, चंबल, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आती है। तो इस तरीके से ये आपके अफवाह तंत्र है। यहाँ पर अफवाह तंत्र की हिमालय जो नदियां होती हैं उनको दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। एक तो आती है हिमालय की नदियां, तो दूसरी आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयी नदियां आती हैं जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हिमालय की नदियों में जो सिंधु नदी तंत्र आता है जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र में रामगंगा नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, कोशी नदी, महानंदा नदी, केन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में माघ, तरंग, बुई, जिरो, सोनाई, रुकनी, काटाखल, धलेश्वरी, लांग, चिमनी आदि। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आपकी प्रमुख नदियों के अंतर्गत जो आती है जैसे कि आपकी स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेरनाथ, पलार, बेगई, ताम्रपर्णी आती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आपकी नर्मदा नदी, तापी या ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, बेनी नदी, घग्गर नदी, मांडवी, अवादर, सतरंगी नदी, ज्वारी नदी, शरावती नदी, गंगा देवी नदी और पेरियार और भरतपुर। तो इस तरीके से ये आपकी प्रमुख नदियों को ओवरव्यू देख लो। अब प्रत्येक नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की ओर चला जाए तो इसमें सबसे पहले आता है कि इस तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा ह्यूम ग्लेशियर से इस नदी का मतलब निकल। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी आती है जैसे कि आपकी सबसे पहले आती है झेलम। झेलम जो आती है फिर पंजाब पर्वत के पथ स्थली में स्थित है और यह यहाँ झरने से बेरी नाम करने से निकलकर 212 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुलर झील में मिलती है, जहां पर शेषनाग झील आती है। फिर आती है चिनाब या आइसक्रीम नदी की ओर, जो कि सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। और यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में मिलती है और ये दोनों नदियां चिनाब कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये चिनाब या इसकी नदी के बारे में आता है। रावी या पुरुषणी या इरावती नदी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब में पंच नदियों में सबसे छोटी नदी क्या है, ये पंच नदियां जो आती हैं उनमें सबसे छोटी नदी है। इन छोटी नदियों का उद्गम जो है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप होता है और इसके निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और इस शाह पर कुल्लू घाटी यहाँ से कहते हैं। फिर आते हैं व्यापासा या ब्यास नदी के बारे में, जिसका उद्गम कहाँ होता है, कुल्लू घाट पहाड़ी में, जो रोहतांग नदी के दक्षिणी किनारे पर होता है और यह सतलज की सहायक नदी। कपूरथला के निकट हरिगे नामक स्थान पर ये सिंधु में मिल जाती है। फिर आते हैं सतलज या सतलुती नदी, जो कि मानसरोवर झील के समीप स्थित राजस्थान से निकलती है और यहाँ पर सितला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है और स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी होती है। अब आती है पंचनद दोआब के बारे में, जैसे कि इनके दोआब के बारे में पूछ लिया जाता है कि बिष्ट दोआब कौन सी नदी से मिलता है, बारी दोआब किससे, रचना किससे हो, चार किससे हो। तो बिष्ट दोआब जो आता है वो आपका व्यास और सतलज के बीच होता है। बारी दोआब जो होता है व्यास रावी के, रचना दोआब रावी चेनाब के और चार दोआब आपका चेनाब झेलम के। तो इस तरीके से पंच नदियों के प्रमुख दोआब होते हैं। अब आते हैं हमारे सिंधु नदी तंत्र और आपके सिंधु नदी तंत्र के सहायक नदियों के बारे में। तो ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सिंधु नदी तंत्र को बनाया। सिंधु नदी तंत्र में हम देखते हैं कि यहाँ क्या है आपकी, ये कौन सी नदी आ रही है यहाँ से, ये आपकी आ रही है सिंधु नदी। कौन सी नदी आ रही है, सिंधु नदी आ रही है। सिंधु नदी आती है, यहाँ क्या है कि जो आपकी इस साइड में सिंधु नदी जो होके जा रही है, कहाँ से निकली है, मानसरोवर, तिगरी, शिगरी, यहाँ से ही निकल रही है। यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ पर इसकी जो नदियों की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में आती है, जैसे कि बाएं तट से निकलने वाली नदी है तो आपकी टोटल पांच पंचनद आती है। कौन कौन सी आपकी पंचनद में कौन कौन आती है, पंचनद में आपकी सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास आती है। तो ये पंचनद नदियां ये तो होगी। फिर ये जो जासकर, शियांग और आपकी सिगार जो नदियां हैं वो आपकी बाएं तट से मिलने वाली नदी। और दाएं तट से, जैसे कि आपका ये दाएं तट हुआ, ये आपका दायां तट होता है और ये आपका बायां तट होता है।
तो यहाँ दाएं तट से मिलने वाली जैसे कि आपकी श्योक आती है, श्वेक में नुब्रा मिलती है, गिलगित आती है, यहाँ स्वात और नदी आती है, स्वात और काबुल मिलकर मिलती है, टोची कुर्रम नदी, गोमल में आपकी झील और कंबर नदी मिलती है। तो इस तरीके से ये नदियां इसमें मिलती है। यहाँ पर आपकी जैसे कि आपकी ये आती है, कौन सी नदी निकल रही है यहाँ, चंद्रभागा, बड़ा लाचा दर्रे से चंद्रभागा मिलकर एक चिनाब नदी यहाँ से होकर जा रही है और ये आपकी सिंधु में मिल रही है। जब ये चिनाब नदी जा रही हो तो चिनाब में ही आपकी कौन सी, यहाँ से बेरीनाग झील से एक गढ़ और किशनगंगा यहाँ पर मिलती है झेलम नदी में। तो झेलम आके यहाँ पर चिनाब में मिलती है। फिर यहाँ से रोहितांग नदी से निकलकर आपकी आती है रावी नदी, जो कि रावी नदी यहाँ से यहाँ पर होकर जाती है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर आपका राजस्थान तिब्बत से आपकी कौन सी निकल रही है, ये आपकी सिप्ला दबे से भारत में प्रवेश होता है इसका। तो ये आपकी होके कहाँ जा रही है, ये सतलज में, सतलज नदी जा रही है। सतलज में ही एक व्यास नदी जो निकलती है, व्यास नदी यहाँ पर हरिके डैम जो बनाती है, तो यहाँ पर आके इससे मिल जाती है। तो इस तरीके से ये नदियां हैं जिनका एक क्रम आपका बायां और दायां, यानी कि ये दाएं तट की नदियां होती हैं और ये बाएं तट की नदियां, तो इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर जो ब्यास को छोड़कर सभी पाकिस्तान जाकर पहले चिनाब में मिलते हैं, यानी कि चिनाब नदी जो है ये आप देख सकते हैं इस चिनाब नदी को। ये पूरी नदियां जो पंचनद की नदियां हैं वो पूरी इसी में मिल रही है, फिर ये नदी जो है वो आपकी सिंधु में मिल रही है। तो इस तरीके से ये नदियों का क्रम, इसकी लंबाई जो आती है टोटल आपकी सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई आती है 1114 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। तो इस तरीके से इंडिया में इसकी इतनी आती है, टोटल इसका इतना है। तो ये आपका हो गया सिंधु नदी का। अब चलते हैं गंगा नदी तंत्र की ओर। तो ये है आपका गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले तो बात ये कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश होता है, तो बिजनौर से एंट्री होती है और बलिया में एग्जिट होता है। तो ये गंगा नदी तंत्र हो गया हमारा। यहाँ यूपी में सहारनपुर में यमुना मिलती है, तो ये भी हमारा एक फैक्चुअल डेटा हो गया। तो ये हमने फैक्चुअल डेटा जान लिया। अब चलते हैं गंगा नदी तंत्र की ओर। तो गंगा नदी तंत्र में यहाँ आता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी यहाँ से होकर आ रही है। क्या हो रही है यहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा नदी होकर आ रही है। गंगा नदी जब यहाँ से होकर जाती है तो यहाँ से आपकी एक और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और नदी होकर आती है। वो कौन सी नदी आती है आपकी, यमुना नदी। जो यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में आके यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर ही आपकी जो यमुना नदी है उससे आपकी टॉन्स नदी मिलती है। टॉन्स नदी जो कि यमुना की सहायक होगी, ये मिलती है। फिर यहाँ से आपकी एक नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी में कई नदियां मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं। चंबल में एक आपकी बनास नदी मिलती है, चंबल में आपकी क्षिप्रा नदी निकलती है और ये आपकी कहाँ से निकल रही है, जानापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हो रहा है। ये जो नदी है इसमें कौन कौन सी नदियां मिल गई, इसमें काली सिंध भी मिल गई, क्षिप्रा भी मिल गई, पार्वती भी मिल गई और बनास भी मिल गई। तो ये सब नदियां मिलकर किसमें मिलती है, चंबल। और चंबल कहाँ मिल गई है, आपकी यमुना में। कहाँ पर मिलती है ये आपकी, इटावा में मिल गई। फिर आती है सिंध, जो कि मालवा के पठार यानी कि विदिशा से निकलती है। तो सिंध नदी आपकी इटावा में मिलती है, ये से चंबल नदी, ये यमुना नदी से। हमीरपुर में आपकी बेतवा नदी मिलती है, जो कि बिंद रायसेन में स्थित है। और कैमूर, जो कि कटनी से आपकी केन नदी निकलती है, जो आपके हमीरपुर बादा में यहाँ पर मिलती है, बादा में मिलती है। टॉन्स नदी जो आती है वो गंगा की सहायक नदी होती है, ये भी इससे मिलती है। यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ सोन नदी भी जो हमारे कटक से निकलती है, तो वो भी आपकी पटना में जाके यहाँ से गंगा में मिलती है। इस यहाँ पर आपके फिर आते हैं ये जो आपकी हुगली नदी, हुगली नदी भी आपकी गंगा में मिलती है। तो हमने तो इस साइड की नदियों का मतलब कि ये हमारा जो दायां तट है उसके अंतर्गत हमने, बायां तट है उसके अंतर्गत देख लिया कौन सी नदियां यहाँ से मिल रही है। अब आती है यहाँ पर इस वाली नदियों की ओर। तो यहाँ पर कौन सी आती है, सबसे पहले रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ पर मिल रही है, हमें कन्नौज में मिल रही है। एक बरोड़ा नदी जो आती है, जो छोटी है, फूलपुर से निकलती है, तो ये भी यहाँ पर मिल जाती है गंगा में। यहाँ से गोमती नदी निकलती है, जो कि लखनऊ से होते हुए गाजीपुर में गंगा में मिलती है। यहाँ से आपकी राप्ती नदी जो निकलती है वो जो राप्ती और शारदा नदी से मिलकर आपकी बनती है नदी घाघरा, जो तिब्बत से होकर जाती है, जो आपकी यहाँ आपकी मिलती है छपरा के आसपास, यहाँ पर इस नदी का मिलन। यहाँ से आपकी गंडक नदी आती है, बागमती नदी आती है, जो आपकी हाजीपुर के निकट मिलती है। और यहाँ से कोशी नदी जो निकलती है वो आपके नेपाल से होते हुए भी यहाँ पर आती है। महानंदा नदी जो आती है वो आपकी पगला सोरा जलप्रपात है, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये यहाँ से महानंदी नदी मिलती है। मालदा नदी मिलती है। फिर यहाँ आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो पहले आपकी पद्मा के नाम से आती है और जमुना में जमुना नदी इसमें मिलती है। तो इसमें आके मिल जाती है गंगा में और यहाँ पर मेघना इसका नाम हो जाता है। जब ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने के नाम से, इसका पद्मा और जमुना के नाम से मिलने के कारण इसका नाम होता है।
तो इस तरीके से ये आपकी इन नदियों का क्रम है और बंगाल में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना होता है और ये गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। तो बंगाल में इन दोनों नदियों के नाम अलग-अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी आ रही थी गंगा नदी जिसका नाम जमुना हो गया और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो आती है पद्मा नाम से, यहाँ बंगाल में मिलती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? मेघना नदी। तो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्रम है। इस क्रम के अंतर्गत हमने देखा तो चलिए एक-एक करके प्रत्येक नदियों के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में बात की जाए तो यह भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम है। देवप्रयाग के निकट से निकलती है और गंगा नदी का स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद आता है। यहाँ पर कुछ आपके सक्रिय हिमनद आते हैं जैसे कि यहाँ बद्रीनाथ में सतुपथ हिमनद है जहां पर आपकी जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा को मिलाकर बनता है कौन सा? विष्णु प्रयाग। यहाँ से होती आती है आपकी यानी अलकनंदा नदी, यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा को मिलाने के बाद अलकनंदा नदी बनती है जो आगे की ओर चलती है। अलकनंदा नदी में एक नदी ये मिलकर आती है नंदाक। नंदाकिनी आकर मिलती है अलकनंदा में जहां पर नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा नदी आगे की ओर आती है जब वहां से पिंडार नदी इसमें मिलती है तो यहाँ पर क्या सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। अलकनंदा नदी जब सीधी की ओर आती है तो यहाँ पर आपकी केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग मतलब कि अलकनंदा में मिलकर रुद्रप्रयाग बनाती है। फिर हम जब आगे की ओर चलते हैं अलकनंदा नदी में तो वह भागीरथी मिलती है। भागीरथी नदी जो है वह उत्तराखंड में उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख से निकलती है और यहाँ पर एक भीलंगाना नदी भी इससे भागीरथी से मिलती है। यहीं पर आपका टेहरी बांध यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहीं से आपकी होती हुई ये आपके देवप्रयाग मतलब कि गंगा में मिलती है जो देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से ये आपके 5 प्रयाग होते हैं और फिर यही आपकी गंगा नदी जब गंगा इसका नाम पड़ जाता है देवप्रयाग में तो यहाँ से होते हुए जाती है तो ये प्रयाग में मिलती है और प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती ये आदर्श सरस्वती उसमें संगम प्रयागराज में यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर पंच प्रयाग के बारे में जान लेते हैं जैसे कि विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलकर है। नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी और देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी। तो इस तरीके से ये नदियों का पूरा पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं और इनका एक पूरा क्रम आता है। तो ये आपके इन नदियों के बारे में। अब एक एक करके नदियों में देखें कि आपका जैसे कि आपकी सबसे पहले आती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो आती है वो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है जो कि कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। शारदा या सरयू नदी जो कि आपकी यह नदी नेपाल हिमालय से मिलाप हिमालय में निकलती है जैसे गौरी गंगा में यहाँ से प्रारंभ होता है। यह भारत नेपाल की सीमा पर जैसे कोली नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी जो होती है वो आपकी धौलागिर एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल से निकलती है और यह नेपाल के मध्य भाग से जल बहा कर लाती है और पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। तो कहाँ पर ये सोनपुर में गंगा से मिलती है? कौन सी नदी? गंडक नदी। अब आते हैं कोशी नदी की ओर जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है जिसे कोशी की पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है और यह प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर आपकी गंगा नदी में मिलती है। कैन नदी जो आती है जिसका पौराणिक नाम क्या होता है? कर्णवती, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। तो चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? आपका चित्रकूट यहाँ मतलब की ये कैन नदी पर स्थित। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो आता है वैसे आपका यहाँ पर चित्रकूट में आपकी मंदाकिनी नदी है मतलब कि वो है लेकिन यहाँ आपका कैन नदी भी प्रवाहित होती है। सोन नदी जो आती है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा में उद्गम स्थल स्थित है। गंगा के दाहिने तट में मिलने वाली प्रमुख नदी है। इसमें रेत के में सोने के कण भी मिलते हैं और पटना में गंगा में ये मिलती। दामोदर नदी जो आती है वो आपकी पश्चिम बंगाल झारखंड में बहती हुई एक नदी होती है जो कि एक झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निकल कर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी समुद्र से गिरने वाली होती है जो पूर्व में है सबसे मिलती है। यमुना नदी जो आती है वह यमुनोत्री हिमनद यानी कि टेहरी गलवाड़ जिला में निकलती है और गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी होती है और हिमालय पर्वत से उत्तर की ओर इसमें टॉन्स नदी आकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी यहाँ पर मिल रही है? टॉन्स नदी, जैसा कि हमने अभी मैप की मदद से देखा भी हुआ है। चंबल नदी जो है वो आपकी मालवा के पठार में स्थित महू से निकट से निकलती है। तो ये चंबल नदी के बारे में। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करें तो ये टोटल 916 किलोमीटर है भारत में। इसकी लंबाई वैसे 2900 किलोमीटर होती है। बहाव क्षेत्र जो है वह तिब्बत बांग्लादेश और भारत में इसका बहाव क्षेत्र है। तो चलिए जान लेते हैं। तो ये इसका जो मतलब कि उद्गमन होता है चेमो यंगडो ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और ये यहाँ से होते हुए सांगपो के नाम से यानी कि तिब्बत में इसे सांगपो या आर्लून के नाम से जाना जाता है जो होते हुए आगे की ओर आती है।
जब ये आगे की ओर आती है तो यहाँ दिबांग या लोहित नदी इससे मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? दिबांग नदी भी मिल रही है और लोहित नदी मिलती है। यहाँ आगे की ओर आती है तो यहाँ से सुबनसिरी भी मिलती है, यहाँ से आपकी मानस नदी भी मिलती है, यहाँ पर धनसिरी नदी भी मिलती है, कपली नदी मिलती है। और यहाँ आपकी कपली नदी, यहाँ आपकी जो मेघना होती है, जो धीरे धीरे यहाँ मतलब कि इसका जो नाम होता है ये इसमें यहाँ पर मिल रही होती है। और यहाँ जो गंगा नदी होती है उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। तो यहाँ ये मेघना होती है। यहाँ से आपकी तीस्ता नदी आती है जिसका उद्गम चोलाम झील सिक्किम से है, तो यहाँ से आती है और तीस्ता नदी में ही रंगित नदी मिलती है। और ये जो आपकी यहाँ से आ रही है इसे पद्मा के नाम से जाना जा रहा है, तो यहाँ से ये नदी आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ से आपकी हुगली नदी भी मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र होता है, जिसमें दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां जैसे आती हैं कौन कौन सी? दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां आती हैं आपकी सुबनसिरी। कौन सी होगी? सुबनसिरी, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, फिर जिया भरेली। यानी कि यहाँ से जो आपकी आ रही है तो ये कौन कौन सी होगी? सुबनसिरी, कामेंग, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जैसे जिया भरेली नाम भी कहा जाता है। मानस, अंकुश, रेंडक, जलढाका और तीस्ता आदि हो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां सियान, दिबांग, लोहित, पूरी, दिहांग, धनसिरी और कोकली होती हैं। तो ये बाईं ओर से मिलने वाले प्रमुख नदियां आती हैं। तो इस तरीके से आपकी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का ये क्रम होता है। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात की जाए तो ये नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित और उथली घाटियों से होकर बहती। बड़े मैदान की अपेक्षा यहाँ की घाटियां, यहाँ की नदियां छोटी या कम संख्या में होती हैं क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर क्या है? वर्षा आपकी कम। फिर आती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, क्योंकि हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियों के अंतर्गत दो तरीके की नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आती है आपकी रांची के दक्षिण पश्चिम में पठार में स्थित है, बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। पूर्वी दिशा में बहते हुए जमशेदपुर में होकर ये गुजरती है स्वर्णरेखा नदी। ब्राह्मणी नदी जो आती है वो छोटा नागपुर के पठार में रांची के दक्षिण पश्चिम में निकलती है। महानदी जो आती है वो आपकी 851 किलोमीटर की लंबाई होती है और यह नदी कोयल और असंख्य नदियों के संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से हवा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए एक कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियों में ब्राह्मणी और बैतरणी होती है। तो इस तरीके से महानदी। फिर आते हैं गोदावरी नदी की ओर। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? गोदावरी नदी, जो कि 1465 किलोमीटर होती है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो होता है वो पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रंबक से इसका उद्गम होता है। इसका अपवाय क्षेत्र जो होता है वो आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इसका अपवाय तंत्र है। सहायक नदियों में आपकी प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा प्राणिता, पेनगंगा बंदर को मिलाकर बनती है और इसमें पोलावरम कालेश्वरम परियोजनाएं बनती है। और यह नगर जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है और यहाँ पर नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, राजमुंद्री तट पर स्थित है। तो इस तरीके से इन नदियों में गोदावरी नदी के बारे में पूरी चीजों को दिया गया है। अब चलते हैं कृष्णा नदी की ओर। कृष्णा नदी के बारे में बात की जाए तो यह नदी जो आती है वह इसका राज्य क्षेत्र जो है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है और यहाँ पर 1401 किलोमीटर की होती है। यहाँ पर महाबलेश्वर के निकट ही निकलती है जो महाराष्ट्र में है और इसकी सहायक नदियों में आपकी भीमा, तुंगभद्रा, मूशी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और मालिक प्रभा होती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदियां। कावेरी नदी जो आती है यहाँ टोटल आपकी 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यह कर्नाटक के कोट जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है और दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिण की गंगा की उपमा दी जाती है, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में आती है हेमावती, सिमसा, अर्कावती जो कि गाय से मिलती है, कामनी, भवानी, नोयम, अमरावती जो कि दाएं से मिलती है। तो ये प्रमुख नदियां। अब आते हैं पेन्नार नदी जो कि 597 किलोमीटर है, जो कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी में पापासनी और चित्रावती इसकी प्रमुख नदियां होती है। पलार नदी जो आपके कर्नाटक राज्य को कोलार जिला कहा जाता है। फिर वेगई नदी जो कि 288 किलोमीटर है। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले की वर्षा नदी पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होकर मंडपम के आसपास की खाड़ी में गिरती है और मदुरई इस नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से ये नदी ताम्रपर्णी नदी जो कि आप तमिलनाडु के राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख सहायक नदी है और इसका उद्गम दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त मलाई पहाड़ी से ढाला से होता है और यहाँ मन्नार की खाड़ी भी गिरती है। तो यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो ये ताम्रपर्णी नदी के बारे में आता है। फिर आते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नर्मदा नदी की ओर। नर्मदा नदी के बारे में बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है।
अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं और उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक रंस घाटी में बहती है और इसकी सहायक नदी में तवा, बरनेर, दूधी, सक्कर, हिरन, वरना, कोनार और माचक आती है और यहाँ पर एक कपिल धारा यानी कि कुआं का जलप्रपात बनाती है। फिर आते हैं तापी या ताप्ती नदी की ओर, जो कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर होता है, जो सतपुड़ा से निकलती है और यहाँ पर काकरापारा और उफवाई परियोजना इस नदी पर स्थित। साबरमती नदी, जो कि राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और यहाँ माही नदी, जो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलता है। लूनी नदी, जो कि राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रन में दलदल में विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी जो आती है वो हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से ये नदी निकलती है। फिर आती है हम नेक्स्ट, इसी में हमने ये चीजें मतलब कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम उनको जाना, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर की नदियां और आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के पूरे क्रम को जाना। अब इसमें एक मतलब क्रम दिया गया है, जैसे कि आपकी इन नदियों को इस तरीके से इस मैप के माध्यम से बताया गया है। ये मैप दिया गया है, ये भारत आपका बनाया गया है, जिसमें आपकी तीन नदियों का एक याद करने के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये सॉरी ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या होती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर जो आपकी आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, लूनी नदी आपकी तो यहाँ विलुप्त हो जाती है। फिर यहाँ साबरमती नदी, भादर, सतरंगी, माही, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी जो गोवा की नदियां, शरावती, गंगा बेली आपकी कर्नाटक की और पेरियार, भरतपुजा केरल की नदियां। इस साइड की ओर चले तो यहाँ पर हुगली, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी आती है। कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पेगई और ताम्रपर्णी इसकी प्रमुख नदियां इस तरीके से आती है। इनका एक पूर्वी और पश्चिमी क्रम इसके नदियों के बारे में दिखा दिया गया है। ये अगर अब आते हैं झीलों की ओर। झीलों के अंतर्गत बात किया जाए तो ये हमारी भारत की प्रमुख झीलें हैं। इन झीलों में हमारी कौन सी झीलें किस राज्य में है, तो इनको हम एक एक करके जानते हैं। तो हम झीलों की ओर चले जाए तो ये आता है आपका सबसे पहले कि भारत की सबसे तटीय झीलों के बारे में। भारत की सबसे तटीय झील कौन सी आती है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, जो खारे पानी की झील है, जिसे लैगून झील भी कहते हैं। यहाँ पर नौसेना प्रशिक्षण भी है और यहाँ पर वर्षा ऋतु में चिल्का झील में दाया और भारत नामक नदियां मिल से इससे जल की प्राप्ति हो। सांभर झील जो आपकी राजस्थान में आती है, जो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यहाँ पर तुंगल परियोजना इस नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रीहन नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले परिस्थित समतल गर्त को बालसन कहा जाता है। तो बालसन किसे कहा जाता है? जो आप अभिकेंद्री अपवाह तंत्र जो समतल गर्त में इसमें पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये आपसे डायरेक्ट आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऊट कनाल पुल या डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग जो आता है वो निषाद भाग से दिखाई देता है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट है, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज आता है, जिसे इंटेक के नाम से जाना जाता है, जो जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊट कनाल पुल को पुनरुद्धार करते हुए इसका फैसला किया गया था, जिसमें आपको इस तरीके से आपका ऊट कनाल पुल के बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पलाया आती है, तो पलाया के अंतर्गत बात करें तो ये पलाया क्या होती है? पलाया जो होती है वो एक तरीके से चौरस तथा या अनप्रवाहित द्रोणी वाली झीलों को पलाया कहते हैं। ये आपका पूछ लिया जाता है कि पलाया क्या है और ये किस तरीके से कहाँ पर इनको जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वर्षा का पानी इसमें जमा होता है और ये जल्द ही वहां पर करोड़ जाते हैं और यहाँ पर अधिक नम वाली पलाया को सेलिनास कहा जाता है। पलाया के अन्य नाम जो आते हैं विभिन्न स्थानों में, जिसमें अरब सागर में जो रेगिस्तान में खवारी और ममता अल्लाह आती है, सहारा में शिष्ट आती है और पलाया नदी का जो उदाहरण आती है वो सांबर झील सुरालसन की और डीडवाना झील आती है। सांबर झील और डीडवाना झील जो आती है वह आपकी मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। फिर आते हैं चौलामू झील की ओर, जो कि आपकी सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और जो तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलों में आपकी आती है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। मानव निर्मित झीलों के अंतर्गत आपकी उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित झील में आपकी आती है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील और गांधी सागर, ये प्रमुख है जो आपकी राजस्थान में हो रही मध्य प्रदेश में। मानव निर्मित झीलों के अंतर्गत आपकी नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, जो कि नलगोंडा जिला तेलंगाना, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। निजाम सागर जो कि तेलंगाना में मजरा नदी पर और तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो ये आपकी मानव निर्मित नदियां। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो इसमें आती है आपकी लोकटक झील।
लोकटक झील आपके कहाँ पर है? पूर्वोत्तर लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, जो केवलो नामथाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इससे होकर गुजरता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य ये स्थित है, जहां पर हुसैन सागर झील आपकी स्थित है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हुसैन सागर झील आपकी कहाँ पर स्थित है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झील के बारे में बात करें तो यहाँ पर वेम्बनाड झील है, जो कि आपकी केरल में है, और इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है और यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है, और यह एक कृत्रिम द्वीप है। आपका वेलिंगटन द्वीप एक कृत्रिम द्वीप है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 166 बी यहाँ की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी बड़ी लैगून झील के बारे में बात करें तो ये आती है पुलकट झील। पुलकट झील आती है, जिसमें प्रथम आपकी चिल्का होती है, जहां पर पुलकट झील में आंध्र प्रदेश में 84% इसका हिस्सा है, तो 16% तमिलनाडु में इसका हिस्सा आता है। पेरियार टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, यह बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है। पुलकट झील का जो मुख्य स्रोत आता है वो आता है अरानी, कालंची और स्वर्णमुखी नदियां इसकी मुख्य स्रोत है। पुलकट झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नगर स्थित है। यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के बालोर जिला में 1976 में और तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में 1980 में से स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारी भारत की प्रमुख झील है उनके बारे में आता है। अब फिर से हम इस मैप की ओर चलते हैं और मैप में देखते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। जैसे कि आप ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ लद्दाख, जहाँ त्रिशूलगढ़ झील और त्रिशूल मोरेरी झील आती है। मानस झील यहाँ पर जो आपकी जम्मू कश्मीर है, बुलर झील, डल झील, ये आपकी अंचार झील कौन सी आती है। यहाँ पर आती है आपकी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाकू झील आती है। उत्तराखंड में सात ताल, भीमताल, रूपकुंड, जो कि एक रहस्यमय झील है, और नैनीताल इत्यादि झीलें आती। पंजाब में रेणुका झील, हरिकेश झील, कांजली झील आती है। फिर आते हैं हम हरियाणा में आपकी बड़कल झील और सूरजकुंड झील आती है। फिर आते हैं उदयपुर में आपकी सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, टिंडवाना, पंचभद्र झील, देवर झील, राजसमंद झील, ये प्रमुख आती है। फिर आपकी गुजरात में नाल सरोवर आती है। यहाँ की ओर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी फुलहर झील, जो लखनऊ में है, ये आती है। बिहार यानी आती है आपकी एशिया की सबसे बड़ी ताजा पानी वाली गोखुर झील होती है, जो कनवर झील या कमार झील के नाम से जानी जाती है। सिक्किम में सोंगमो झील आती है। चपनाला, असम में जो दीपोर झील आती है, चपनाला में स्थित है, और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में साला झील, नागालैंड, मणिपुर में लोकटक झील। तो इस तरीके से त्रिपुरा में आपका रुद्र सागर आता है। मध्य प्रदेश में आपका भोजताल, तवा पोहर झील है, यहाँ पर आप देखते हैं। उड़ीसा में आपकी चिल्का झील आती है, जो गहरे पानी की झील है। तेलंगाना में हिमायत सागर झील और उस्मान सागर है। आपके महाराष्ट्र में लोनार झील आती है। आंध्र प्रदेश में कोलेरो झील आती है। पुलिकट झील जो है आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में राज्यों में। वीरागम झील, चेम्बरम का झील जो आती है तमिलनाडु में। वेम्बना झील आपकी, सस्ते कोट्टम झील और अष्टमुदी झील जो आती है वो आपकी केरल में स्थित है। तो इस तरीके से भारत में एक प्रमुख झीलों का एक क्रम है, और इनकी जो खासियत है हमें उन खासियत के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं कुछ गर्म झरने की ओर। तो गर्म झरने के अंतर्गत बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपका मणिकर्ण आता है। उड़ीसा में तप्तपानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख गर्म झरने आते हैं, जिनको सिक्वेंस वाइज दिया गया है। तो आप गर्म झरने के नाम आए तो इनको आपको याद रख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि जलप्रपात की ओर। तो भारत की प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल के बारे में बात करें तो इसमें आता है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन से जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात आता है, जो कि कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित है? कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भाड़चुक्की और बालमुरी जलप्रपात आते हैं। तो कहाँ पर? तमिलनाडु में कौन से जलप्रपात है? होगनकल जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में भाड़चुक्की या बालमुरी जलप्रपात आता है। कुछ जलप्रपात और उनकी नदियां, जैसे कि कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती पर। दूध सागर जलप्रपात मांडवी। टुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड पर। गोकाक आती है घाटप्रभा पर, जो क्षुदिया जलप्रपात है। चंबल नदी पर आता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। बूढ़ या बूढ़ा घाट जो आता है वह बूढ़ा नदी पर। चचाई बीहड़ नदी पर। दूध सागर जो आता है गोवा में स्थित है। और आपका जो जलप्रपात सारावती नदी पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। भेड़ाघाट जलप्रपात, भेड़ाघाट आपका भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है, जो नर्मदा नदी पर है। नोहरी काली कई प्रपात आपका मेघालय में। बरकाना आपका कर्नाटक में। खंडाहार जो आता है वो उड़ीसा में, और पलानी जो आता है हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आपके प्रमुख जलप्रपात हैं, जिनके बारे में हमने सिक्वेंस वाइज जाना। अब आते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की ओर। ये आपका एक क्विक रिवीजन है, जिसमें हम आपको संक्षिप्त में सभी चीजों का डिटेल आपको दे रहे हैं।
ये आप अगर देख लेते हैं तो आपका भारत के भूगोल से कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत देखा जाए तो सरदार सरोवर परियोजना जो कहाँ पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर। कौन कौन से राज्य आते हैं आपके? आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सर्वाधिक लाभ किसको प्राप्त है? गुजरात को। और विरोधकर्ता कौन रहे हैं? मेघा पाटकर, जो कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के संदर्भ। इंदिरा गांधी बांध के अंतर्गत जो आपका देखा जाए तो मध्य प्रदेश के हरसूद कस्बा में जलमग्न हो गया नर्मदा नदी पर। भांगड़ा नागर बांध जो आता है वो सतलज नदी पर है और यहाँ पर संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में इसकी, राजस्थान में संयुक्त परियोजना बनाई। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र यहाँ और आपका शिव समुद्रम कर्नाटक और कावेरी नदी पर और शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना यहाँ पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर नागार्जुन सागर परियोजना आती है। हीराकुंड बांध के बारे में बात करें तो यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। चंबल नदी जो आती है वह गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और एक से अधिक राज्यों को ये लाभान्वित करती है। तो ये चंबल नदी के बारे में। टेरी बांध जो है वो आपको उत्तराखंड में निर्मित है। भागीरथी नदी पर, भागीरथी और तेलंगाना के संगम पर है और थोड़ा आगे उत्तराखंड की टहरी में ये आपका बनाया गया है। यह जल विद्युत परियोजना है। फिर आते हैं गोदावरी जल प्रपात न्यायाधिकरण, जिसमें 5 राज्य शामिल है और महादायी जल प्रपात प्राधिकरण में 3 राज्य शामिल है। तो इस तरीके से राज्यों के नाम भी पूछ लेता है। बराकर नदी जो कि आपकी झारखंड में आती है, जहां पर मैथन बांध, बेत पहाड़ी, तिलैया बांध आता है। दामोदर नदी जिसका निगम की स्थापना 1948 में होती है। चूका बांध परियोजना जो कि भारत में भूटान के सहयोग से बनाई जाती है। तेलुगु गंगा परियोजना जो कि आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की एक संयुक्त परियोजना है। तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है। पोंचपाद पाद जायकवाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है। अलमट्टी बांध को कृष्णा नदी पर बनाया गया है। मैटूर बांध को कावेरी नदी तमिलनाडु में बनाया गया है। माताटीला बांध को बेतवा नदी पर बनाया गया है। काकरापारा बांध को ताप्ती नदी पर बनाया गया है। मिदनापुर नहर को आपका कंसावती नदी जो कि कसाई में स्थित है वहां पर बनाया गया है। खड़क वास्ता परियोजना जो आती है मोथा नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर जलाशय जो बनाया गया है तमिलनाडु में आपका भवानी सागर, ये एक जलाशय बनाया गया है। फिर आते हैं कुछ और झीलों के बारे में, जैसे कि आपकी यहाँ इस साइड की ओर देखें तो इस परियोजना में झील बांध जैसे कि फरक्का बांध जो है आपका पश्चिम बंगाल में, घाट प्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड आपकी उड़ीसा में, काकरापार गुजरात में आता है। कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी दोआब क्षेत्र में है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर। उलर झील आपकी केरल में। नरोरा रिहिंद जो आता है उत्तर प्रदेश में। उकाई जो आता है गुजरात में। कोयना आपका महाराष्ट्र में। पोंग बांध आपका व्यास नदी में। मेजा आपकी बूखारी नदी राजस्थान में आती। फिर आते हैं और भी, जैसे चुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। बंगलीहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा में। रामगंगा परियोजना रामगंगा में। दुलहस्त्री हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। चेरुथारी बांध जो आपका पेरियार नदी पर। पंचेट हिल दामोदर नदी पर और कोल बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे नदियों के मतलब कि जल प्रपातों को, बांधों को और साथ साथ आपके परियोजनाओं को एक साथ लाके कर दिया गया है, यानी कि दे दिया गया है। अब आते हैं हम जलवायु की ओर। तो जलवायु के अंतर्गत बात करें तो भारत में मानसून की उत्पत्ति को लेकर यहाँ हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम कम समय में आपको पूरी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, बस ये है कि आप एग्जाम में अगर आप ये देख के जाते हैं तो आपसे पूरी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब मानसून के बारे में बात करें तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? अरबी भाषा से होती है। भारत का मानसून किस तरीके का है? मूलतः मानसूनी देश है। भारत की जलवायु किस तरीके से? उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत का वह राज्य जहां पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो वो कौन सा राज्य है? केरल है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मानसून की उत्पत्ति भारत में दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर और वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून इसे कहा जाता है। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में इसे विभाजन करने के आधार पर मानी गई है, जिसमें जनवरी की एक समताप रेखा जो आती है वो 18 डिग्री सेल्सियस की होगी। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर से दिसंबर तक है और भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण स्थल या समुद्र का विविधि तापमान होना है। तो ये भारतीय मानसून में मौसमी विस्थापन से इंगित किया गया, तो ये स्थल और समुद्र में एक विविधि तापन को बता रहा है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ जो होती है वह एक निम्न वायुदाब है।
यहाँ पर पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की एक पेटी के मध्य स्थित होता है। मानसून के निवर्तन के अंतर्गत जो इंगित करता है, जिसमें साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो इस तरीके से ये मानसून के निवर्तन की स्थिति को इंगित कर रहा है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो ऋतुएं आती है आपकी बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद होती है, यानी कि सबसे पहले आपकी बसंत ऋतु आती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु आती है। तो इस तरीके से मानसून के बारे में अब चलते हैं वर्षा ऋतु की ओर। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः कहाँ से, किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। भारत में कोरोमंडल तट जो है एक तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा करता है, जहां पर अधिक वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु में होती है। एक ही अक्षांश पर स्थित दो नगर जो आते हैं जिनका वार्षिक वर्षा का कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है, जहां अजमेर और शिलोंग आता है। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान लेह आता है और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह से प्यासी धरती का देश समझा जाता है। क्या कहा जाता है भारत को प्यासी धरती का देश? किस रीजन से? इसका रीजन क्या है? यहाँ वर्षा की अधिकता होने के कारण, यानी कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। तो इस तरीके से इसी कारण से इसे प्यासी धरती का देश कहा जाता है। वर्षा जल के संचयन के प्रमुख देखा जाए तो किस किस से आपका वर्षा जल को संचयन किया जाता है? वह जल विद्युत युक्ति जो कि भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली हो, एक जल विभाजक के तौर पर होती है, जो भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है। भारत में औसत से 200 मिलीमीटर वर्षा होती है और लद्दाख एवं राजस्थान के पश्चिमी भागों में औसत से 200 मिलीमीटर वर्षा अधिक होती है। अब आते हैं आगे की ओर कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? बालोतरा में आती है। वर्षा के दिन जैसे कि आपकी जो वर्षा होती है, अभी प्रेजेंट में आपका हर जगह वर्षा हो रही है, तो वर्षा का दिन किस दिन को इंगित किया जाता है, उसका भी एक मानक पैमाना है। तो वर्षा का दिन किसको इंगित करते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होती है। अगर आपके प्रदेश में 2.5 मिलीमीटर से अधिक ऊपर वर्षा होती है या फिर आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो वहां वर्षा का दिन उसे कहा जाएगा। 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हुई तो वो वर्षा का दिन कहलाएगा। अब आते हैं शीतकालीन वर्षा के बारे में। शीतकालीन वर्षा जो होती है भारत में उत्तर पूर्वी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जहां पर ये वर्षा आपकी पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है। और इन विक्षोभों की अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर शरतकालीन वर्षा का जो क्षेत्र आता है वो पंजाब और तमिलनाडु। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, जहां पर उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के क्षेत्र होते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभों से जाड़े में होने वाली वार्षिक वर्षा जो होती है वो कम होती है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा आपकी कोरोमंडल तट पर होती है, तो इस तरीके से ये वर्षा आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, यानी कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। प्राकृतिक आपदाएं जो देखी जाए तो भारत में बाढ़ से भी आती है, भूकंप से आती है, सूखे से, चक्रवात से और सुनामी से। तो बाढ़ से कहाँ कहाँ पर आती है? आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान में आपकी बाढ़ से प्राकृतिक आपदा आती है। भूकंप से आपका हिमालय का गिरिपात क्षेत्र होता है। सूखे से आपका मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात जो होता है वो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। सुनामी जो आती है भारत के दक्षिणी तटीय मैदान में। तो इस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो इनके प्रदेश होते हैं। वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत के तटों को सर्वाधिक दुष्प्रभावित जो किया हुआ है वो कोरोमंडल तट हुआ था। तो इस तरीके से ये भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख क्षेत्र और उनके बारे में बता दिया कि कौन सी आपदाएं कहाँ पर आती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में आपकी बाढ़ आई, या भूकंप आया, सूखा आया, चक्रवात आया, सुनामी आया, तो अगर आपको इस स्टेट के अंदर लोकेलिटी अगर अच्छे से याद हो जाती है तो आप उसका आंसर ऑटोमेटिक दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति की ओर। प्राकृतिक वनस्पति की ओर बात की जाए तो यहाँ पर भोजपत्र की प्राप्ति को लेकर है। भोजपत्र की प्राप्ति भारत में कहाँ पर होती है? हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र की प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है? हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? खैर होता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ब्यूटी या मोनोस्पर्मा कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र जो आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन से साल और साबुन प्राप्त होते हैं, जहां पर सर्वाधिक उपलब्धता मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में होती है। फिर आते हैं एंटीलोपों, ऑरेक्स और चीरू के बीच में अंतर के बारे में। एंटीलोपों में ऑरेक्स क्या होते हैं, चीरू क्या होते हैं, उनके डिफ्रेंसिएशन को जानते हैं। जैसे कि ऑरेक्स ऑरेक्स क्या होते हैं? ये गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। चीरू जो आते हैं वह ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अधमस्तलीय क्षेत्रों में रहने वाले होते हैं।
ऑरिक्स और जीरू में आते हैं। ऑरिक्स क्या गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल है, और जीरू जो होते हैं ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध स्तरीय क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, जिन्हें ऑरिक्स और जीरू कहा जाता है। यहाँ पर उस सम्मिलित किया गया है। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो साइलेंट वैली में है। शंकु वृक्ष जो आते हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कच्छ वनस्पति या सुंदरी का जो वृक्ष होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। पतझड़ वन जो आते हैं वो राजस्थान में है। सिनकोना के बारे में बात करें तो यह हिमालय की तराई में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। मध्य गंगा का मैदान जो आता है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। अल्पाइन जो आता है अरुणाचल प्रदेश हिमालयी भाग में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो सह्याद्री में पाए जाते हैं। तो ये सिनकोना के बारे में आपका बता दिया। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी वनस्पति के बारे में जो एक क्रक्स के तौर पर आपको दिया जा रहा है, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त है बहुउद्देशीय वृक्ष जो आता है वो कौन सा आता है, खेजड़ी आता है। लीसा किससे प्राप्त होती है, चीड़ के वृक्ष से लीसा को प्राप्त किया जाता है। कच्छ वनस्पति और राज्य देखे जाए तो कच्छ वनस्पति जैसे कि आपकी अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कोडापू जो कच्छ वनस्पति है वो कर्नाटक में। पिचबरम वनस्पति को तमिलनाडु में, और बम्बनाथ जो पाई जाती है वो केरल में पाई जाती है। तो इस तरीके से भारत की कच्छ वनस्पतियों के बारे में है, जो यहाँ पर जिस लोकेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष जो होता है वो कौन सा वृक्ष आता है, खैर वृक्ष होता है। अब चलते हैं मिट्टियों की। ये हमारा क्विक रिवीजन है, पहले ही आपको बता दे रहे हैं, तो इसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन कर रहे हैं। बट ये है कि इतना रिवीजन के लिए दिया गया है कि आपके लिए कोई इसमें टॉपिक छूटा नहीं है जो आपकी नजरों से छूट जाए। यहाँ पर मिट्टियों के बारे में हम सबसे पहले चलते हैं काली मिट्टी की ओर। काली मिट्टी के अंतर्गत जैसे कि पहले क्या कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह जो मिट्टी होती है जहां पर विशाल डाबा के अपक्षय के कारण ये निर्मित होती है। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में होता है। इसे स्वतः कृषि मिट्टी या मिट्टी कहा जाता है, जो कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह रेगुर मिट्टी होती है। लावा मिट्टियां जो होती है वो आपके मालवा के पठार में पाई जाती है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी में आपकी काली मिट्टी है, वह मिट्टी जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोककर रखती है। तो ये आपकी काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं आती है। ग्रेप्स के अनुसार, जो ग्रेप्स एक वैज्ञानिक रहे हैं, जिनके अनुसार रेगुर मिट्टी जो आती है वह अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, और यहाँ पर काली मिट्टी में आर्द्रता और नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो उच्च देखने को मिलती है। यहाँ पर आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता देखने को मिलती है, और इस मिट्टी का जो काला रंग होता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेसाइट जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है, जो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी की ओर। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात की जाए तो इसका निर्माण किससे होता है, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन से। किसके, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण। ये जो मिट्टी है वह लाल रंग की होती है, और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की खेती की उपज होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में होता है, और इसके बाद महाराष्ट्र में पाई जाती है। चूना प्रचुर मात्रा में इसमें नहीं पाया जाता है। यह मृदा प्रारूप जो होता है वह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्ग हो जाती है, और यहाँ आयरन एवं सिल्वर की बहुलता होती है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो इस तरीके से इस मिट्टी के बारे में प्रमुख विशेषताएं आती है। अब आते हैं दोमट या जड़ोल मिट्टी के बारे में। दोमट या जड़ोल मिट्टी के बारे में बात करें तो यह मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। किस तरीके की मृदा है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी भी इसे कहा जाता है, जो कि बांगर है, और वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है उसे बलुई दोमट मृदा कहा जाता है। दुमटी, लौ या लौम मिट्टी में मिलते हैं आपकी मिट्टी के सभी प्रकार के कण। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो आती है भारत के कुछ भूभाग के करीब 33.5% हिस्से में पाई जाती है, और इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और यह मिट्टी उपजाऊ होती है। और अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेत, ठूर, चौपन, ऊसर, कल्लड़ जैसे नामों से जाना जाता है। तो इस तरीके से इसे अन्य नाम से जाना जाता है, और एग्जाम में आपके इसी तरीकों के पूछे जाते हैं कि इस मिट्टी के अन्य उपनाम क्या है, यानी कि स्थानीय नाम क्या। पुराने जड़ोल या बांगर और नई जड़ोल को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो ओल्ड जलोढ़ क्या आएगी, बांगर, नई होगी खादर। तो इस तरीके से हमारी ये दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आप चलते हैं मिट्टी की विविधता के बारे में। हमने अभी अलग अलग करके इन मिट्टियों के बारे में जाना, आप सभी मिट्टियों का एक मिक्सअप देखते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो कैल्शियम की। भूमि की उर्वरता के जो बढ़ाने के लिए फसल उगाई जाती है उड़द की। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, और भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो आपका जस्ता आता है। पौधों में सबसे ज्यादा पानी में चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है।
मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसे मृत्तिका कहा जाता है। क्षार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित होता है वह कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से होता है। करीबार्स मृत्तिका जो होती है जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रदान है जहां पर इसका उपयोग किया जाता है और ये कश्मीर हिमालय में स्थित है। मटासी मिट्टी के बारे में बात करें तो यह मिट्टी जो आती है वह कन्हार मिट्टी में कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है और मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो इसे मटासी मिट्टी के बारे में प्रमुख विशेषताएं आती। अब चलते हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में। जैसे कि क्या होता है कि आपसे ये मिट्टी तो पूछती ही है, साथ में अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो सामान्यतः देखा जाए तो उर्वर मिट्टी का जो पीएच मान की जो संभावना होती है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता को हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पीएच मान देखते हैं कि इसका पीएच मान कितना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि मिट्टी उर्वर है या अनुर्वर। उर्वर के जानने के लिए हमें क्या पीएच मान होना चाहिए, 6 से 7 पीएच इसका होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य, जैसे कि अगर कोई मिट्टी तेजाबी है तो इसे कृषि योग्य बनाने के लिए क्या डाला जाता है, इसमें चूने या लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारीपन या क्षारीयता की जो समस्या है उसका समाधान के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कौन सा होता है, वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और भारत में लवणी मृदा की सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात राज्य में स्थित है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी जो आती है वह अम्लीय है और मृदा की लवणीकरण मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है और यहाँ पर संचित भूमि पर लवणीकरण का जो प्रभाव पड़ता है वह यह कुछ मृदाओं के आपारगम में बना देती है। तो इस तरीके से इन मिट्टियों के बारे में अब आते हैं मृदा पर्दन। जैसे कि मृदा पर्दन जो होता है और उसके क्या समस्याएं हैं, क्या इसके सुधार है, तो उनके क्रम को जान लेते हैं। मृदा अपरदन की जो सर्वाधिक समस्या है वो शिवालिक की पहाड़ियों के पास क्षेत्र और चंबल घाटी में अवनालिका अपरदन का एक प्रारूप देखने को मिलता है, जहां पर सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्याएं रहती। मृदा अपरदन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि अस्फाल अपरदन पहले होता है, फिर परत अपरदन, फिर रिल अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन। यानी कि पहले क्या होता है कि ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा होता है, फिर उसमें परतें निकलने लगती है, इस तरीके से अपरदन होता है। फिर रिल बनने लगती है, यानी कि छोटी छोटी नालियां बनने लगती है, और अवनालिका यानी कि बहुत बड़े बड़े घाटियां टाइप की बन जाती हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो मृदा अपरदन की एक प्रक्रियाओं का प्रारूप चलता है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित कुछ पद्धतियां हैं, जैसे कि सस्यावर्धन। सस्यावर्धन यानी कि फसलों का हेर फेर होना, कि अगर आपकी मृदा को संरक्षित करना है तो क्या करना चाहिए कि अगर इस बार कोई फसल उगा रहे हैं तो दूसरी बार दूसरी फसल, उसके बाद दूसरी फसल। तो इस तरीके से हमें अलग अलग फसलों को उगाने के लिए विभिन्न भिन्न सस्यावर्तन यानी कि इस तरीके की फसलों के हेर फेर करने से हम मृदा की जो उपजाऊपन है, मतलब की जो उर्वरता है, उसको बढ़ा सकते हैं। वेदिका निर्माण यानी कि जो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आपका वेदिका निर्माण इस तरीके की यहाँ यहाँ खेती की जाती है। तो वेदिका निर्माण के तहत आप टेरेसिंग के तहत आप मृदा क्षरण रोक सकते हैं, वायु रोध के माध्यम से भी रोक सकते हैं। तो इस तरीके से मृदा अपरदन और मृदा क्षरण को वनारोपण से रोका जा सकता है। मृदा की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि जो होती है वह फसल चक्र के लिए आवश्यक होती है। कृषि भूमि जो होती है वह पौधा होता है जिसके कारण भूमि का अपरदन तीव्र गति से होता है, जो आपका शोरखाम होता है। तो इस तरीके से ये आपकी मृदा के बारे में रहा, जिसमें हमने हर तरीके की मृदाओं के बारे में जाना। अब हमारा आता है नेक्स्ट भारत में कृषि के बारे में। तो कृषि की ओर चलते हैं। भारत में कृषि के बारे में बात करें तो कृषि का कुल क्षेत्रफल कितना है, 51% यहाँ पर कृषि का क्षेत्र होता है। 4% भूभाग पर यहाँ चारागाह आता है, 21% भूभाग पर मक और 24% भूभाग पर भूमि बंजर बिना उठे। कृषि जो आता है आपका राज्य सूची का विषय है और इसके अंतर्गत यह संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 14 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो आते हैं वह कौन आते हैं, नॉर्मन इवॉल्व लोग। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है और इसकी शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के गणन जनक जो आते हैं वह वर्गीज कुरियन जी आते हैं। और तंबाकू की पत्तियों में सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्यूरिंग कहा जाता है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध और आदि के गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई और चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है और भारत सर्वोत्तम चाय जो होती है वह दार्जिलिंग में पैदा होती है। तो इस तरीके से चाय के बारे में सबसे उच्च कोटि का जो कहवा है वो अरेबिका होता है और अरेबिक की दो अन्य किस्में आती है, रोबस्ता और लिबेरिका, इसकी प्रमुख किस्में आती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण की बात की जाए तो भारत में ऋतुओं के आधार पर, जैसे कि रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जिसकी मुख्य फसल में आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी होता है। तो ये रबी की प्रमुख फसल आती है।
फिर आते हैं खरीफ की फसल की ओर, जिसमें खरीफ की फसलों में आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मुख्य फसल में आपकी धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, महुआ, तिल, सोयाबीन आती है। फिर आती है गर्मा फसलें, जो कि आपकी मई जून में बुआई होती है, जुलाई अगस्त में इन्हें काट लिया जाता है। मुख्य फसल में राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ इसकी प्रमुख फसलें होती है। आप चलते हैं कुछ कृषि उत्पाद बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, जिसमें आपका कुछ कॉफी बोर्ड जो आता है बेंगलुरु कर्नाटक में, रबड़ बोर्ड आपका कोट्यम में, चाय बोर्ड आपका कोलकाता में आता है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है वो दिल्ली में आता है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड आता है कोलकाता में और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में आता है। तो इस बोर्ड आते हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन आगे ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। अब आते हैं भारत में सिंचाई के बारे में। तो भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम और लघु। बृहद सिंचाई परियोजना जो आती है वो 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है, मध्यम में 2000 से 10,000 और लघु में 2000 से कम होती है, यानी कि टोटल आपके 3 क्षेत्रों में इसे विभाजित किया। सिंचाई के साधन में आपका कुआं एवं नलकूप आता है, जहां पर 55.9% होती है, नहर में 31.4%, तालाब में 6.1% और अन्य स्रोत में 6.6% आती है। तो सिंचाई के साथ अब आते हैं सिंचाई एवं नहरों की ओर। तो भारत में सिंचाई एवं नहरों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप। यहाँ सर्वाधिक जो सिंचाई होती है नलकूप से वो उत्तर प्रदेश राज्य में, राज्य भी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होता है। जीवन संरक्षक अथवा बचाव जो सिंचाई है वह इंगित करता है पीडब्ल्यूपी सिंचाई। पट्टी सीमा परियोजना जो आती है वह कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण में होती है। भारत का माला नहर तंत्र यानी कि गार्डनेट जो प्रस्तावित है वो दिनसा जे दस्तूर के द्वारा किया जाता है। दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था के जो अग्रदूत है वह सर आर्थर कॉटन जी, जिसके द्वारा दक्षिण सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत जाने जाते हैं। भारत में सिंचाई क्षमता का जो सर्वाधिक भाग है वह लघु एवं बृहद परियोजनाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। अब आते हैं कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले लाभ, जैसे कि मृदा के बह जाने की रोकथाम होना, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण होना, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन इसके अंतर्गत आता है। फिर आते हैं कुछ कार्यक्रम परियोजना एवं मंत्रालय, जैसे कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है वह भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्षा पूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर जो विकास परियोजना है वह कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया है। मंगलम सिंचाई परियोजना जो आती है वो आपकी केरल में हो। सारण सिंचाई नहर परियोजना आपकी गंडक से इस नदी को सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया। तो इस तरीके से ये कुछ सिंचाई परियोजना से रिलेटेड कार्यक्रम है और किस मंत्रालय के कौन आते हैं इसके बारे में जान। अब आते हैं कोई नहर परियोजना और राज्यों के बारे में, जैसे कि घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक में। कोकाई नहर परियोजना आपकी गुजरात में आती है। मीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जवाई नहर परियोजना आपकी राजस्थान में आती है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ पर है, हरकी बैराज जो कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर आता है। इसका निर्माण का जो प्रारंभ 1958 में होता है। जल प्राप्ति ब्यास रावी सतलज से हो और यहाँ पर ब्यास नदी पर पौंग बांध जो है वो बनाया गया। गंग नहर के बारे में बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 1927 में होता है, गंगसेन के द्वारा कराया जाता है, जो राजा गंगसेन होते हैं। और इसे भारत का विश्व के सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भी कहा जाता है। निचली गंगा नहर के उद्गम के बारे में बात करें तो यह नरोरा बुलंदशहर में गंगा नदी के पर स्थित है। यह बरकिमा नहर यानी कि कोरोमंडल तट पर यह नहर स्थित है। अब आते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो जनजाति के बारे में बात की जाए तो भारत में जो जनजातियों का क्रम है, सबसे पहले हम भारतीय संविधान में इसके प्रावधानों को देखते हैं कि जनजाति शब्द कहाँ दिए गए। तो जनजातियों के बारे में देखें तो यह 366 का अनुच्छेद 366 का क्लॉज 25 के अंतर्गत कहा गया है कि जनजाति से तात्पर्य एक ऐसी जन समुदाय से है जहां पर अंशों या समूहों से होता है, जो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो इस तरीके से जनजातियों के बारे में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में जनजातियों का जो पूर्ण भारत में जनजातियां जो आती हैं टोटल 8.6% होती है, जहां पर जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि सबसे बड़े राज्य में आता है आपका मध्य प्रदेश, और आपका प्रतिशतता की दृष्टि से जो आता है वो मिजोरम होता है, जहां 94.4% जनसंख्या आती है। तो इस तरीके से ये जनसंख्या प्रतिशतता और जनसंख्या के आधार पर हमने देखा, जिसमें मध्य प्रदेश और मिजोरम आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति जो आती है वो भील आती है, दूसरी आती है गौड़ और तीसरी आती है संथाल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मेघालय होता है। तो इस तरीके से जनसंख्या
संविधान की 89वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार अनुच्छेद 338 का के तहत एक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है, जिसके प्रथम अध्यक्ष यूएस ढेबर आते हैं और वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह है, जो कि अभी प्रेजेंट में है। फिर आते हैं प्रत्येक राज्यों में कौन सी जनजाति किस राज्य में कौन सी पाई जाती है इसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात की। गुजरात में आती है भील, बंजारा, कोली, पटेरिया, डाफर, टोलिया आती है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी, गुड्डी, कनौरा और लाहौली आती है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा या चंपा आती है। केरल में आपकी कादर, कुराली, मोखला, इरुला, पनियाल जनजाति। मध्य प्रदेश में भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबुझ मारिया, मुरिया, बिसरनहाट, गोंड, खेरवार, अशुर, बैगा और कोल मुंडा आती है। छत्तीसगढ़ में जो आने वाली जनजातियां आती हैं जैसे कि आपकी मुरिया, कमार, कोरबा, मारिया, हलवा, अबुझ मारिया, पहाड़ी कोरबा आती है। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो आती है उसमें बाड़ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड है। मणिपुर में जो आने वाली नदियां हैं कुकी, मैठी या मैठी, नागा, अंगामी आता है। मेघालय के अंतर्गत गारो, खासी, जैंतिया, मेके आदि है। मिजोरम में आपकी आती है लाखर, पावर, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी, ये जो आती है मिजोरम में आती है। नागालैंड में आपकी नागा, नबुई नागा, अंगामी, मेकेर आदि आती है। उड़ीसा के अंतर्गत जुआंग, हरिया, हुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कौंद, गोंडू, रेमू आदि आती है। राजस्थान में आपकी मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली आती है। सिक्किम में आपकी लेपचा और लिंबू आती है। तो ये प्रमुख जनजातियां आती हैं। तमिलनाडु के अंतर्गत बात करें तो तमिलनाडु में आपकी आती है बड़का, टोड़कोटा, कोटा, टोड़ा आती है जो कि नीलगिरी की मूल जनजाति है। त्रिपुरा के अंतर्गत रियांग और त्रिपुरी आती है। उत्तराखंड में थारू, कोय, मारा, नीति, भोंट, भोटिया आती है जो गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में है। और खास जो आती है वो जौनबार भावर क्षेत्र में आती है। पश्चिम बंगाल में आपकी जो नदियां मतलब की जो जनजातियां आती है जिसमें लोगा, भूमि, संथाल, लेपचा, लिम्पू जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र में है। असम में आती है राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकिर, कार्गो, नागा, लुसाई आदि है। आंध्र प्रदेश में चेंचुस, कोडस सवारा, गदवा, गोंड आदि आती है। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरिंगलोंग, अबतनी, मेजी आती है। झारखंड में आपकी संथाल, मुंडा, हो, ओराव, बिरपुर, कोरवा, असुर, भुइया, गोंड, सूरिया भूमे जाती है। लक्षद्वीप में वासी आती है। अंडमान निकोबार में ऊंजे, जारमा, जरवा, सेंटली, चंडवानी और निकोबारी आती है। तो इस तरीके से ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं जो प्रमुख राज्यों में भिन्न भिन्न जगह पर इनके नाम को आपको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। जनजातियों की जो शैक्षणिक संस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? युवा गृह कहते हैं। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार जो आता है सर्वोच्च चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल, हिमाचल, हिमालय साइड क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर बसी कुछ जनजातियां होती हैं जिनमें मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, नागा होती है। नागालैंड की कोनियाक आदिवासी दुनिया के हेड हंटर के नाम से जानी जाती है। कोनियाक जनजाति को भारत के साथ म्यांमार की भी नागरिकता मिली हुई है। तो इस तरीके से कोनियाक जनजाति के बारे में ये खासियत होती है। अब आती है भाषाओं के बारे में। तो भाषाओं के अंतर्गत बात करें तो भारत का सबसे भाषा समूह कौन सा है? समूह इंडो आर्यन। ऑस्ट्रिक भाषा समूह में खासी आती है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत जो सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बांग्ला भाषा नंबर आता है और वर्ष 2014 में पाश्य भाषा का दर्जा उड़िया भाषा को दिया गया है। तो इस तरीके से भारतीय भाषाओं के बारे में ये पूरी डिटेल। फिर आते हैं हम भारत में उद्योगों के बारे में, जहां पर उद्योग के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले आता है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जो आता है वो पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टा यानी कि आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्कर्स के द्वारा स्थापित किया जाए। फिर आते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व कुछ लौह इस्पात उद्योग जैसे कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में होती है। पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर आती नामक स्थान पर की जाती है। मैसूर आयरन है स्टील वर्कर्स की स्थापना 1923 में मैसूर राज्य के इंदिरा भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया जाता है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की जो स्थापना है 1937 में पर्णपुर पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ये स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित होने वाले प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाले लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करें तो इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1965 से 56 से 1961 के दौरान पहला जो स्थापित होता है संयंत्र 1955 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई यानी कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में जिसकी स्थापना 1959 में होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में है इसकी स्थापना 1956 में होती है। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में इसकी स्थापना होती है और ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की जाती है।
फिर आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना काल, जिसके दौरान बोकारो स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना 1964 में होती है, जो तत्कालीन बिहार राज्य में यूएसएसआर की सहायता से इसकी स्थापना, जो कि वर्तमान में आपका झारखंड में है, तो इसके अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है, जैसे कि आपका आता है सलेम इस्पात संयंत्र, जो आपका सलेम तमिलनाडु में स्थित है। फिर आते हैं विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर आते हैं विजयनगर इस्पात संयंत्र की ओर, जो कि हासपीर बेल्लारी जिला कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सब के बारे में ये डिटेल आती है। अब आते हैं हम आगे की ओर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि सेल जिसे कहा जाता है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना होती है। अब आते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की ओर। तो एल्यूमिनियम उद्योग के अंतर्गत बात की जाए तो भारत का पहला कारखाना जो स्थापित होता है वो आपका होता है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना होती है, जो आसनसोल के निकट जिले जेके नगर में स्थापित किया गया था। और यह हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में आता है। फिर आते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जिसकी स्थापना आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट गिलास्टर में की जाती है। इसकी स्थापना होती है और यह असफल रहती है। फिर आपका पहला आधुनिक कारखाना जो है वह सूती कपड़ा का 1854 में बंबई में कवासी डाबर के द्वारा खोला जाता है और 1856 में इसका उत्पादन होता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के बारे में बात करें तो इसमें मुंबई होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में ये वस्त्रों के बारे में, इनके कारखाने के बारे में। सोने के रेशा के नाम से मशहूर जूट उद्योग जो है, पहला कारखाना है जो कोलकाता के समीप रिसना नामक स्थान पर 1855 में स्थापित किया जाता है। चीनी उद्योग के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना होती है। सीमेंट उद्योग जो आता है वो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन की पोर्टलैंड में इसकी स्थापना होती है और 1904 में मद्रास में पहला कारखाना शुरू किया जाता है। कागज उद्योग के बारे में बात करें तो इसका पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया जाता है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना यहाँ का सरकारी कारखाना है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, हमने कुछ उद्योगों के बारे में मोटा मोटी तौर पर जाना। अब जानते हैं कुछ लोहे एक्स के प्रकारों के बारे में कि कौन कौन सा लोहे एक्स से कितनी बहुतायतता देखने को मिलती है और भारत के कौन कौन से क्षेत्र लोहे एक्स के अंतर्गत। जैसे कि आपका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो आता है वो आपका लगभग 72% तक यहाँ काला भूरा रंग का होता है, 72% इसमें लोहे का अंश होता है। हेमेटाइट जो कि लाल रंग का होता है, जिसमें 60 से 77% लोहा होता है। लिमोनाइट जो कि पीले रंग का होता है, जो लगभग 40 से 60% का होता है। सिडेराइट जो भूरे रंग का होता है, जो लगभग 40% तक होता है, जिसमें अशुद्धियां अधिक होती है। भारत में लोहे एक्स के निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो इसमें राज्य और प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा क्षेत्र है? गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरुबु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, दैतुरी, सिकंदर, दुमका आता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत डल्ली राजहरा, बेलाडीला, हरी डोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर आता है। झारखंड के अंतर्गत जो बात करें तो इसमें नोवा मुंडी, गुआ, पलामू, सिंदरपुर आता है झारखंड में। कर्नाटक में आपका बेलारी, विजयनगर, शिमोगा, चित्रदूत, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर, बीजापुर, सुंदर आता है। महाराष्ट्र में आपका रत्नागिरी, चंद्रपुर, तमिलनाडु में नीलगिरी, सैलम, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत वारंगल, कुर्नूल, जगयापेटा, रमल्ला कोटा, बेलदुर्ठी, पय्यापुराम, अनंतपुर, नेल्लोर आता है। गुजरात में जो आता है वह भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा, खंडेश्वर आता है। राजस्थान में आपका उदयपुर, धूल, नाथरा की पाल आता है। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख लोहे एक्स के क्षेत्र है। तांबे के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करें तो जैसे राज्य में आता है आपका झारखंड। झारखंड में आपका आता है घाटशिला, सुरदा, पूर्वी सिंहभूम, सोनामार्ग, मूसाबनी, राजदाय, पलामू, संथाल परगना। राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुरा, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर। सिक्किम में आपका भोटांग, रोहतो, रिक्यू, बिस्नी, सिरबोंग, जुगुडुम आता है। आंध्र प्रदेश में आपका गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, अनंतपुर। मध्य प्रदेश में आपका मलारखंड क्षेत्र, बालाघाट क्षेत्र में बैतूल जिला आता है। तो इस तरीके से भारत में तांबा के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र आते हैं। प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों में जैसे कि आपका उड़ीसा में आपका सुंदरगढ़, कालाघाटी, घनश्याम, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, संबलपुर, फूलबास आता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़। कर्नाटक में बेलारी, विजयनगर, चित्रदूत, बीजापुर, धारवाड़, सिमोगा। तो इस तरीके से ये प्रमुख मैग्नीज उत्पादक है। अब आते हैं और भी
जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम होता है। तेलंगाना में जो आता है वो आपका हाँ, तेलंगाना में जो आता है वो आपका पश्चिमी सिंहभूमि हजारीबाग धनबाद आता है। गुजरात में आपका पंचमहल में बड़ौदा, बनासकांठा साबरकांठा और राजस्थान में बांसवाड़ा आता है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक में आता है उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, बालंगीर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की पहाड़ी, जामनगर। झारखंड में आता है रांची, पलामू, दुमका, लोहरदगा। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सताला, कोलाबा, पुणे। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग आता है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, मदुरई, सलेम। मध्य प्रदेश में आपके जो आते हैं वह मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी। कर्नाटक में आपका दक्षिणी कन्नड़, बाबा बूदन पहाड़ी और बेलगावी आता है। तो इस तरीके से आते हैं। अब रख उत्पादक के अंतर्गत बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश में आपका नेल्लोर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्मन, गुंटूर आता है। राजस्थान में आपका जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका। अब आते हैं भारत में प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्य, जैसे कि आपका खनिज में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जैसे कि बॉक्साइट में आपका पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है। कोयला में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। जिंक धातु में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ताम्र में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। हीरा में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्वर्ण धातु में आपका आता है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। लेड या सीसा में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। लोहे एक्स में आपका आता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। रॉक फास्फेट में झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्रोमाइट में उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। फिर आते हैं हम आगे की ओर। कच्चा इस्पात में आपका आता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नीज एक्स में उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चांदी एक्स में आपका राजस्थान, झारखंड या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है। फेल्सपार में आपका राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। डोलोमाइट में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कच्चा तेल में असम, गुजरात, राजस्थान। प्राकृतिक गैस में राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश आता है। प्रमुख खनिज संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें खनिज संस्थान में जैसे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आपका कोलकाता में। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में स्थित है। फिर भारतीय खनन ब्यूरो, खान ब्यूरो नागपुर में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका कोलकाता में आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख संस्थान आते हैं। अब चलते हैं जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़ों को। फिर प्रमुख आंकड़े कौन कौन से हैं, क्योंकि हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं तो हम जनगणना को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम थोड़ा बहुत लेकर चलेंगे। जनगणना के बारे में बात करें तो भारत में 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54% की दशकीय वृद्धि होगी। 2001 से 2011 के बीच में 17.7% की वृद्धि होती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी आती है? 121 करोड़ होगी। पुरुष जनसंख्या में आपका 62,62,32,77,258 यानी कि 51.47% और महिलाओं में 48.53% होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 17.5% है। जनसंख्या घनत्व जो आता है 325 2001 में था, जो 2011 में बढ़कर आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात जो आता है पहले 933 हुआ करता था, तो अभी प्रेजेंट में 2011 के अकॉर्डिंग 943 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत 927 से घटकर आपका 918 हो जाता है। अब आती है जनसंख्या, जिसमें 5 राज्य कौन से हैं, जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम के बारे में। सर्वाधिक में आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड आता है। 10 की वृद्धि दर में 5 राज्य में सर्वाधिक में आपका आता है मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम आता है। न्यूनतम में नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो 5 राज्यों में सर्वाधिक में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड आते। फिर आते हैं लिंगानुपात में 5 राज्य में, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात जो आता है 933 से बढ़कर 943 हो गया है। यहाँ सर्वाधिक जो आता है केरल में, फिर तमिलनाडु में, इसके बाद आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में। न्यूनतम में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब आता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश आता है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक जो आपका 927 से घटकर 918 होता है, जिसमें सर्वाधिक में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल है। न्यूनतम में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात आते हैं। फिर आते हैं मांगे की ओर साक्षरता में, इसमें 5 राज्य आते हैं जिसमें सर्वाधिक साक्षरता यानी कि ये आपका 64.84% से बढ़कर कितना हुआ है, 73% हो गया है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता आपकी केरल में, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम में आता है आपका बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना सहित में आता है। पुरुष में आता है आपका सर्वाधिक साक्षरता में, आपका सर्वाधिक में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। महिला जो कि महिलाओं में आता है आपका सर्वाधिक में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। न्यूनतम में आता है बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। फिर आते हैं ग्रामीण जनसंख्या में, 5 राज्य जो प्रतिशतता के आधार पर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आता है। और नगरीय जनसंख्या में 5 राज्य जो सर्वाधिक में गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र आते हैं। फिर आते हैं अनुसूचित जाति में 5 राज्यों के बारे में, जिसमें सर्वाधिक में आपका पंजाब है, फिर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आता है। और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। फिर आते हैं अनुसूचित जनजाति, जो कि आपके 5 राज्य में मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आता है। और हरियाणा और पंजाब में कोई भी आपकी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। फिर चलते हैं जनगणना 2011 में केंद्र शासित प्रदेशों की ओर, जिसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपकी दिल्ली में है, सबसे कम लक्षद्वीप। 10 की वृद्धि सर्वाधिक दादरा एवं नगर हवेली ने, न्यूनतम लक्षद्वीप में है। जनगणना सर्वाधिक दिल्ली में और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लिंगानुपात सर्वाधिक पुदुचेरी में और न्यूनतम दमन एवं दीव में। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और न्यूनतम दिल्ली में। साक्षरता सर्वाधिक लक्षद्वीप में और न्यूनतम दादरा एवं नगर हवेली। पुरुष साक्षरता जो सर्वाधिक लक्षद्वीप में, न्यूनतम दादरा एवं नगर हवेली में। महिला साक्षरता लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली में आती है। तो यहाँ पर साक्षरता आपकी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या समग्र हो, सभी में आपकी सेम आती है। अनुसूचित जाति जो होती है वहां पर सर्वाधिक आपकी चंडीगढ़ में प्रतिशत के तौर पर और सर्वाधिक आपका दिल्ली में जनसंख्या के आधार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे दो मतलब की यूटी है जहां पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती हो। और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो यहाँ सर्वाधिक प्रतिशत जो आता है लक्षद्वीप का, तो सर्वाधिक जनसंख्या में आपका दादरा एवं नागर हवेली। यहाँ पर दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये जो पूरा डेटा था उसको हमने जितनी भी मतलब कम उसमें था, जो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अभी आपके पेपर को ज्यादा समय नहीं बचा है, उसको ध्यान में रख के इसको कराया गया। तो आप सभी इसको देखिए, 1 से 2 बार देखिए, ताकि आपका, क्योंकि आपका 2 घंटे में अगर इंडियन ज्योग्राफी कवर हो रहा है तो इससे बेहतरीन कोई भी आपकी चीज नहीं हो सके। ये आपके हमने कराए हुए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट है। ये हमारा एक लाइव सेशन भी चलता है जिसमें मॉक टेस्ट करके कराते हैं। आज हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। संडे को हमने करंट अफेयर आपके लास्ट 9 मंथ के कराया, उसके कुछ टॉपिक रह गए हैं जो अभी आपके 9 बजे लाइव चलेंगे। और यहाँ पर आपके पिछले 1 साल के 2024-25 के जो करंट अफेयर मतलब कि लेखों के बारे में भी बताया गया है। आई दृष्टि की वैक्सीन डाली गई है, तो ये हमारी कुछ चीजें आपको दी गई हैं। अंतिम बार सीरीज है जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को कवर कराया है। आपका एक कृषि का डेटा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अंतिम बार की, तो आप उसको देखिए और अपना रिवीजन बेहतरीन कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।